ठीक है, तो कल हमने सेक्शन 9 तक तो कर लिए थे, उसी के कंटिन्यूशन में आज स्टार्ट करेंगे। आज के जो हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक, वो स्टार्ट होता है रेस सब्जुडाइज से, और कोशिश करेंगे लगभग 70 सेक्शंस तक कर लें। इस पे फिर सेक्शन पे एक लेक्चर और होगा, यानी 3 लेक्चर में हमारे कवर हो जाएंगे सेक्शंस, और 3 ही लेक्चर में हमारे ऑर्डर्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो वी हैव 3 lectures फॉर sections and 3 lectures फॉर ऑर्डर्स। तो इन 6 लेक्चर्स में हमारा सारा सीपीसी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने कल कर लिया था सेक्शन 9 तक। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से सेक्शन 10 ऑनवर्ड्स। स्क्रीन विजिबल होगी? यस सर। ठीक है, तो सेक्शन 10 जो है वो किससे डील करता है? सेक्शन 10 डील करता है रेस सब्जुडाइज। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। रेस सब्जुडाइज होता क्या? रेस सब्जुडाइज, ओके, रेस सब्जुडाइज क्या है? देखो, ऑलरेडी मैटर अगर पेंडिंग है, एक कोर्ट है ए, सॉरी एक ए है एक बी है। एक ए ने बी के खिलाफ कोई मामला सूट दायर कराया है इन द कोर्ट ऑफ एक्स। इन द कोर्ट ऑफ एक्स में अगर इसने सूट दायर कराया, इसको लगता है यहाँ पे एक्स की कोर्ट तो काफी टाइम ले रही है, एक्स की कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, बट इस ही थॉट कि एक्स जो कोर्ट है इट्स टेकिंग टू मच टाइम। तो व्हाट ही डज, ए क्या करता है, वाई कोर्ट में जाता है, फ्रेश सूट फाइल कर देता है। ये क्या करता है? फ्रेश सूट फाइल कर देता है वाई कोर्ट में। अब ऑलरेडी जब मैटर पेंडिंग है, ठीक है, ऑलरेडी मैटर जब पेंडिंग है, तो वाई ए जो है, जो एक्स का जो डिसीजन है उसी को आने को वेट करना चाहिए था। इसका एक्स कोर्ट का डिक्री आते तो उसी को वेट करना चाहिए था। इसने ऐसा लगा कि भाई एक्स कोर्ट तो काफी डिले कर रही है, वाई कोर्ट में फ्रेश सूट फाइल कर देता है। अब ऑफ कोर्स ही बात है, जब वाई कोर्ट में सूट फाइल हो जाएगा तो बी यहाँ पे क्या करेगा? बी ऑब्जेक्ट करेगा कि लॉर्डशिप मैटर इज ऑलरेडी पेंडिंग बिफोर द ए कोर्ट, बिफोर द एक्स कोर्ट। एंड ए जो है जानबूझ कर परेशान करना चाहता है, या ए थोड़ा इस आइडिया में है कि इसको लगता है एक्स कोर्ट जो है मेरे डिसीजन फेवर में नहीं देगी, तो मैं वाई कोर्ट में डाल देता हूँ, और ड्यूरिंग द पेंडेंसी डाल रहा है। तो जो वाई है, वाई जो कोर्ट है वो क्या करेगी? स्टे लगा देगी, रोक देगी। स्टे किस चीज का करती है? वो स्टे किस चीज का करती है? ध्यान रखना, यहीं पे खत्म हो जाएगा पूरा सेक्शन। ट्रायल रोकती है वो, ना कि इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट, ना कि इंस्टीट्यूशन ऑफ अ सूट, इसको नहीं रोकती है। ठीक है, क्या रोकती है रेस सब्जुडाइज में? रेस का मतलब होता है मैटर, सब्जुडाइज का मतलब होता है पेंडिंग। ओके गाइस, तो इसलिए वो क्या रोकती है? कोर्ट रोकती है, कोर्ट रोकती है, ना कि इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट, बट ट्रायल रोकती है। ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ा इसको शार्प कर लेते हैं, जगह ज्यादा घेरता है। ओके, तो क्या रोकती है कोर्ट? कोर्ट रोकती है ओनली ट्रायल, नॉट द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट, बिटवीन द सेम पार्टी ए एंड बी, और या इनके एलआर होंगे। ठीक है, बिटवीन द सेम पार्टी इनके एलआर हो सकते हैं। अब स्टे जो है, अब इसमें कई चीजें हैं, थोड़ा ध्यान रखना। वाई जो कोर्ट है, वाई कोर्ट क्या ए की एक्स कोर्ट का ट्रायल रोक सकती है? क्या वाई कोर्ट एक्स कोर्ट का ट्रायल रोक सकती है? द आंसर इज नो। ये अपना ही तो स्टे रोकेगी, अपना ही तो फ्रेश सूट जो फाइल करा है ए ने उसी को रोक सकती है, या ना ही ये इसको एक्स कोर्ट को डायरेक्शन दे सकती है। और प्रोवाइडेड एक्स कोर्ट भी क्या होनी चाहिए? अपने आप में कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। फॉर व्हाट पर्पस? फॉर गिविंग अ रिलीफ। ठीक है, रिलीफ। एक्स कोर्ट कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, अगर ये कॉम्पिटेंट नहीं है तो वाई में ट्रायल नहीं रुकेगा। और मैंने आपसे एक बात बोली थी, इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट को नहीं रोकता है ये सेक्शन 10। ये किसको रोकता है? ट्रायल को रोकता है। कई बार ऐसा हो सकता है, ए ने जो पहला सूट फाइल किया था, ए ने जो पहला सूट फाइल किया था उसका मैटर इन इशू डिफरेंट था जो उसने सेकंड सूट फाइल किया था वाई कोर्ट में। दोनों अलग डिफरेंट मैटर थे। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, सपोज कीजिए, यहीं पे बनाता हूं, ठीक है, एग्जाम्पल भी। ए और बी के बीच में पहला जो मुद्दा था वो था एविक्शन का। वो सूट डाला था ए ने, एविक्ट किया जाए। ठीक है, या पहला जो सूट था, पहला सूट था ओनली फॉर द रेंट, एरियर्स ऑफ द रेंट।
लेकिन ए ने दूसरा सूट किसी और कोर्ट में डाल दिया, सूट फॉर द एविक्शन अलोंग विद द रेंट, तो क्या सेकंड सूट रुकेगा? जल्दी बताइए, यस और नो? नो। नहीं रुकेगा, क्योंकि यहाँ पर मैटर एंड इशू थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पर एविक्शन है, पहले वाले में रेंट था, एरियर ऑफ रेंट्स। ठीक है, और यहाँ पे एविक्शन है। चलो एक और टेक्निकलिटी मैं बताता हूँ आपको। सपोज करो ए ने पहला सूट डाला था एविक्शन का और रेंट का। अब हुआ क्या, जो बी था टीनेंट था, बी तो टीनेंट नजर आ रहा है ना इस केस में। टीनेंट ने क्या करा, मकान बनाना स्टार्ट कर दिया। ए ने सूट डाल रखा है, तब भी बी क्या कर रहा है, टीनेंट है, किराएदार है, और मकान बनाना स्टार्ट कर दिया। तो क्या ए सेकंड सूट इंजंक्शन का डाल सकता है? हाँ जी, क्या ए सेकंड सूट अगेंस्ट बी इंजंक्शन का डाल सकता है या नहीं डालेगा? यस सर, पहले डालेगा। eviction को है। पहला तो इविक्शन है, कॉज ऑफ एक्शन या मैटर इशू अलग है, दूसरा अलग है, तो बिल्कुल डालेगा। ओके गाइस, भाई इतना ही समझना है अभी फॉर द टाइम में। अब इसमें बहुत सारे केस लॉज हैं, वो केस लॉज तो मैं अभी आपको नहीं करा पाऊंगा, बिकॉज हम प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, नहीं तो उसमें 4-5 केस लॉज हैं। सेक्शन 10 क्या है, सीपीसी की बात करता है। सेक्शन 10 सीपीसी में जो रेस्ट सब्जुडाइज हमने पढ़ा, डज नॉट अप्लाई, किस पे अप्लाई नहीं होता? अब आप देखना आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। डज नॉट अप्लाई व्हेन द प्रीवियस सूट इज पेंडिंग इन द सेम कोर्ट। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, इसमें सेम कोर्ट हो सकती है, फॉरेन कोर्ट भी हो सकती है, या कोर्ट सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया बट established और continued by the central government और in any other court in India। फॉरेन कोर्ट नहीं होगी। ठीक है, अगर आप इस सेक्शन पूरा पढ़ेंगे तो इसका आंसर आएगा बी। लास्ट वाली 2 या 3 लाइन जो है सेक्शंस की, उसमें लिखा है सेम कोर्ट। मैंने पहला मामला मैंने 30,000 कोर्ट में डाला था अगेंस्ट बी। ध्यान से सुनना, ठीक है, इधर उधर मत जाना। आज मैं कभी भी आपसे पूछ लूंगा बीच में कुछ भी। तो ए जो है पहला सूट उसने 30,000 में डाला, दूसरा सूट उसने कहाँ डाला, 30,000 में ही डाला हो। ठीक है, या ए ने पहला सूट 30,000 में डाल दिया, दूसरा केस सूट कड़कड़डूमा में डाल दिया पहला, और या फिर उसने ऐसी कोर्ट में डाला जो इंडिया में सिचुएटेड है। ठीक है, इंडिया में सिचुएटेड हो या इंडिया से बाहर सिचुएटेड हो, लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित की गई हो, या एनी अदर कोर्ट। और अगर इसमें लिखा नहीं है, वैसे इसमें ऑप्शन अगर सुप्रीम कोर्ट भी होता तो सुप्रीम कोर्ट भी कवर होता है। एम आई राइट? हाँ जी, समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। बेरेट आप पढ़ना, मैं तो पढ़ के आया हूँ। ठीक है, तो बेरेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, जहां जहां प्रॉब्लम मुझे लगेगी, जो जो साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज होगी मैं बता दूंगा। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ ऑप्शन में दे नहीं रखा, अगर सुप्रीम कोर्ट होता तो वो भी रेसिप्टाइज के दायरे में आ जाता। फिर आगे चलते हैं, तो आंसर इसका हो गया बी। और अगर आप सेक्शन 10 की लास्ट वाली एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो वहाँ फॉरेन कोर्ट का जिक्र है। फॉरेन कोर्ट में है तो मैटर इंडिया में भी चल सकता है। अगर इंग्लैंड में मैटर ऑलरेडी पेंडिंग है तो इंडिया में भी चलाइए, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, सेक्शन 10 समझ में आ गया पूरा? अब चलते हैं सेक्शन, इसी से संबंधित कोई बहुत सारे क्वेश्चन है, 8-10 क्वेश्चन होंगे, वो करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सूट ऑफ सिविल नेचर? सूट फॉर राइट ऑफ हेरिडिटरी ऑफिस सिविल नेचर का है। सूट फॉर द राइट ऑफ फ्रेंचाइजी, सूट फॉर द रिकवरी ऑफ वॉलंटरी पेमेंट ऑफ द ऑफरिंग, सूट रिलेटिंग टू वर्शिप। अगर इनमें से अब देखा जाए तो अल्टीमेटली यहाँ पे निकल गया सूट रिकवरिंग ऑफ द नॉट ऑफ सिविल नेचर का नहीं है, वॉलंटरी पेमेंट ऑफ ऑफरिंग्स। ठीक है, अब ये तो पुराने क्वेश्चन थे, एक तो रिपीट हो गए हैं। नाउ सीपीसी के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ सिविल नेचर? सूट फॉर करेक्टिंग द डेट ऑफ बर्थ इन द सर्विस रिकॉर्ड, सिविल नेचर। सूट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ वर्शिप, सिविल नेचर। सूट फॉर विंडिकेशन द मेयर डिग्निटी। मैंने आपको एक बात बताया था, एक वर्ड लिख लेना, डिग्निटी एंड ऑनर। डिग्निटी एंड ऑनर के लिए अगर सूट डाला जाता है तो वो सूट सिविल नेचर का नहीं होगा। ठीक है, रिलीजियस ऑफिस से संबंधित है, ये एक्सप्लेनेशन आपने पढ़ी होगी, एक्सप्लेनेशन नंबर 1। तो ये सी है, इसमें सी डिग्निटी वाला। जैसे मैंने आपको कहा था गुरु को डिसाइड करना कि गुरु कौन होगा, या उसकी डिग्निटी को लेके कुछ चीज डिसाइड की जा रही है, तो दैट वुड बी अ रिलीजियस पर्पस ओनली, डिग्निटी को लेकर नहीं होता सिविल नेचर का। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ अ सिविल
not a civil suit of not of civil nature. Suit in with the right to property is contested. ये वैसे कल के ही क्वेश्चन है लेकिन थोड़े से अलग भी हैं. Suit in with the right to property is contested. मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, civil nature. Suit to with the right to an office is contested, civil nature. Explanation पढ़ लेना. Suit by the member of the caste for his expulsion from the invitation to caste dinner. ठीक है. आप देख, मैंने आपको क्या कहा था, अगर आपको याद होगा तो दो चीजें बताई थी. एक्सपल्शन फ्रॉम द कास्ट परमानेंटली वाली बात की थी, और एक क्या बात की थी मैंने आपसे, टेम्पररी. अभी क्या नजर आ रहा है इसमें, सी में क्या नजर आ रहा है, असूट बाय द मेंबर ऑफ द कास्ट फॉर हिज एक्सपल्शन. अरे उसको क्यों बाहर निकाल दिया, क्योंकि वो इनविटेशन के बाद भी कास्ट डिनर पे नहीं आया. ठीक है, तो ये एक टेम्पररी नेचर का है, तो इसलिए ये सिविल नेचर वाली बात है, यहाँ पर नहीं होगा ये सूट. और देखो डी भी लिखा है, देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ये. डी भी लिखा है इसमें, डी भी कास्ट की बात कर रहा है. सूट बाय द मेंबर ऑफ द कास्ट फॉर हिज एक्सपल्शन फ्रॉम द कास्ट. समझ में आ गया? हाँ जी. यस सर. रखना, ये क्वेश्चन टेक्निकल है थोड़ा, दोनों सिमिलर लगेगा. तो कास्ट जो डिनर की बात की गई है. Which section of the CPC lay down the rule of res subjudice? कहाँ दे रखा है? सेक्शन 10 में. 11 में res judicata. इजी क्वेश्चन है ये. ठीक है. Which of the following section of the CPC deals with the stay of the suit? Stay of the suit से डील करता है. ठीक है, सेक्शन 10. Stay of the suit, institution of the suit नहीं रोकता है, ट्रायल को रोकता है. Res subjudice means it is a stay of a suit. The rule of res subjudice as provided in section 10 क्या है? Stay the trial of the subsequent suit. ये तो करता ही है. आगे पढ़ते हैं. Stay the trial of the previous suit. अरे 30,000 कोर्ट को थोड़ी ना रोक देंगे काम करने से, कड़कड़डूमा कोर्ट. समझ में आ रहा है? अभी बताया भी था. Prevent simultaneous hearing of the previous and subsequent suit under the all circumstances. दोनों को थोड़ी ना रोकता ये. पहला वाला तो चलता रहेगा. Stay the institution of the subsequent suit. Stays the institution. स्टे थोड़ी ना करता है ये. और ये क्वेश्चन कहां पर आया था, कोई बता सकता है मुझे अभी रिसेंटली? हाँ जी सीमा. यूपी हायर जुडिशियल सर्विसेज का क्वेश्चन था ये. हायर में था. ये इंस्टीट्यूशन को रोकता है, इंस्टीट्यूशन को नहीं रोकता, ये स्टे को रोकता है, ट्रायल को रोकता है, इंस्टीट्यूशन को नहीं रोकता है. अभी यूपी हायर में बिल्कुल सेम क्वेश्चन चिपकाया था उन्होंने. नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म मींस कंसीडरेशन ऑफ अ कोर्ट ऑफ लॉ? Which of the following term means under consideration of a court of law? Under consideration से क्या पता लग रहा है कि विचार में है. विचार का मतलब क्या है? पेंडिंग. Am I clear? Sub judice. Now where the pendency of the suit in the foreign court will preclude the court. अगर मैटर, मैंने अभी आपको क्या बताया था, अगर इंग्लैंड में कोर्ट, इंग्लैंड की कोर्ट में ऑलरेडी मैटर पेंडिंग है, तो इंडिया की कोर्ट क्या उस केस को चला सकती है? नहीं चला सकती है. यस. बिल्कुल चलेगा. तो आंसर इज नो. यहाँ लिखा है विल प्रेक्लूड. whether the pendency of a suit in the foreign court will preclude the court in India. क्या इंडिया की कोर्ट को रोकेगा? आंसर इज नो. Section 10 of the CPC come into force operation. Section 10 of the CPC can come into operation before the filing of WS in the subsequent suit, before settlement of issue in subsequent suit, after the settlement of issue in subsequent suit. अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ. एक इस पे केस है, if I'm not wrong, there was a case of वारिक. मैं उसका नाम बोल रहा हूँ बट आपको मिल ही जाएगा. श्योपत करके है एक केस, श्योपत वर्सेस वारिक. उसमें यही कहा गया था कि जनरली कोर्ट को पता कैसे चलेगा. अरे कोर्ट को आइडिया कैसे लगेगा कि ऑलरेडी, अब सपोज करो ए ने सूट ऑलरेडी इसका 30,000 में चल रहा है, इसने कहाँ डाल दिया? ए ने दूसरा सूट डाल दिया कड़कड़डूमा में. ठीक है, कड़कड़डूमा में जब इसने सूट डाल दिया है तो इसको पता कैसे चलेगा इस कोर्ट को, कड़कड़डूमा को? जब बी अपना WS लगाता है तो जनरली WS से ही थोड़ा आइडिया लगता है कि वो कहेगा ना जनाब ये तो मैटर ऑलरेडी पेंडिंग है, इट्स जस्ट मेकिंग मी अ फूल, यहाँ पे परेशान करने के लिए लगाया है इसने. ठीक है, तो ये तो होता ही बिफोर फाइलिंग ऑफ द स्टेटमेंट इन सब्सिक्वेंट सूट भी हो सकता है. तो इसमें इस केस में ये कहा था, वारिक केस में एनी स्टेज लिखा हुआ है, उसमें ना एक कोर्ट ने कहा था एनी स्टेज. लेकिन बेस्ट स्टेज कौन सी होती है? जब WS फाइल हो जाता है. ठीक है, याद रहेगा.
अगर आपके पास बुक वगैरह होगी तो उसमें नोट कर लेना, बाकी जब मैं मेंस की तैयारी कराऊंगा तो ये सारा बताऊंगा, ठीक है। ये केस लॉज वगैरह है इसमें। तो बिफोर द सेटलमेंट ऑफ इशू बिल्कुल हो सकता है, क्या आफ्टर हो सकता है, बिल्कुल होगा। दोनों केस बेस्ट। केस का नाम क्या था? एक वारक करके है, लास्ट में एक केस है, शिवपत वारक ऐसे करके है। अच्छा, शिवपत राय वर्सेस वारिस चंद वारक चंद, हाँ वारक चंद, सॉरी क्या। 1919 का है। हाँ क्या है ये, इस 1992। केस में क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। A decree passed in contravention of Section 10 is नॉलेज not a भी होती है। हाँ ठीक है जी, ठीक है। therefore it cannot be disregarded in execution proceeding. देखो इसमें केस में क्या क्या बात, बहुत सारी बातें की, एक तो प्रोसीजर को लेके बात की गई है, इट कैन नॉट बी वेव्ड बाय द पार्टी, ठीक है। और अगर डिक्री जो हो जाती है वो नलिटी नहीं होती है। अब ये सारी अंदर टेक्निकलिटीज की चीजें हैं, वो डिक्री नलिटी नहीं होती है, एग्जीक्यूशन डिस्कार्डेड नहीं होगा, यही लिखा है क्या। Yes sir. ये अब ये मैं अब अंदर की बातें नहीं बता पाऊंगा अभी, ठीक है। तो अंदर जाएंगे तो फिर ये जिंदगी भर खत्म नहीं होगा ये हमारा। एक और है, एक तिवारी करके केस है, वो शायद आपके बुक्स में नहीं होगा। उस तिवारी का केस है, उसमें ये बात की गई थी कि कौन सी स्टेज पे पता लगेगा कोर्ट को कि सेक्शन 10 जो है हमें सेकंड सूट को स्टे कर देना चाहिए। भोली देवी का केस है वो। अब देखो इतने सारे केस लॉज होते हैं, नाम तो याद आ नहीं रहे प्रॉपर, बट फिर भी ठीक है। व्हेन आई जस्ट मैं आपको जब पूरा उसमें लिखवाने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगा देन आई एक्सप्लेन। नाउ चलो आगे चलते हैं। प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10 ऑफ द सीपीसी आर, कैसे है ये मैंडेटरी प्रोविजन है, ठीक है। सेक्शन 10 ऑफ द सीपीसी, अ कोर्ट ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द सूट बिफोर इट, सेक्शन 10 सीपीसी, a court during pendency of the suit before it can entertain and try the suit, second suit try कर सकता है, cannot entertain and proceed to try second suit, shall not proceed, ठीक है, नहीं बढ़ेगा आगे to try, दो में entertain second suit। देखो कितना क्लियर करा है इसमें, और आधे से ज्यादा बच्चे इसको गलत कर देंगे। shall not proceed to try, ट्रायल रोक देगा, दो, लेकिन फिर भी may entertain second suit, क्यों, क्योंकि second suit क्या पता इंजंक्शन का हो। हाँ जी, क्लियर है। Yes sir. Now, which of the following is not an essential condition for applicability of the rule of sub judice? कौन सा इनमें से essential condition नहीं है sub judice को लेकर? Matter in issue in subsequent suit must be directly and substantially in issue in the previous suit, ये तो बहुत ही important है। Both the suit must be between the same party litigating under the same title, ये भी लिखा होगा। Same party होनी चाहिए या उनके LR रिकॉर्ड पे आ गए हो, ये representatives। Such party must be litigating under this title, ठीक है, under the same title. The subject matter and the cause of action should be same in the both the suit. अच्छा वर्ड सब्जेक्ट मैटर यूज नहीं किया है, मैटर इन इशू होगा, ठीक है। और क्या लिखा है, इसके साथ साथ ये भी लिखा है डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इशू। वर्ड लिखते रहना, गौर फरमाना, डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इशू। और वहां पे इंसिडेंटल वर्ड यूज नहीं हुआ है, ध्यान रखना, इंसिडेंटल यूज नहीं हुआ है, ठीक है, इंसिडेंटल और कोलेट्रल यूज नहीं हुआ है। मैटर इन इशू, डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर नहीं हुआ है, ना ही कॉज ऑफ एक्शन, ये नहीं है, तो आंसर इज डी, याद रहेगा। यहीं से प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन बना के। अब ये थोड़े इलस्ट्रेशन बेस्ड है। एक टेनेंट filed a suit for the permanent injunction against B landlord for the disposing except for the due process of law, pleading that B is planning to forcefully dispose him. During the pendency of above suit, B attempts to forcefully dispose A. A files another suit for injunction. अब एक चीज बताइए, क्वेश्चन पढ़िए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए आप लोग सब पढ़िए जल्दी से पढ़िए। हाँ जी यामिनी आप पढ़िए। A. The tenant files a suit for permanent injunction against B, the landlord, for not to be dispossessed except by due process of law, pleading that B is planning to forcibly dispossess him. During the pendency of above suit, B attempts to forcibly dispossess A. A files another suit for injunction. ठीक है, तो इसका आंसर आप क्या देंगे, क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है, क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। व्हाट आई मीन, इसका आंसर क्या देंगे आप, क्या रस सब्सिडाइज अप्लाई होगा नहीं होगा। हाँ जी
सर होगा, क्योंकि वो उसी सूट में एप्लीकेशन फाइल कर सकता था बजाय एक नया सूट फाइल करने के फॉर द हाँ इंजंक्शन। जी, देखो इसमें क्या है, कहीं ना कहीं रेस जुडिकाटा का कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा भी उस तरीके से अप्लाई हो रहा है कि इसको तभी सूट फाइल कर देना चाहिए था, ठीक है, ग्राउंड एंड अटैक जो है, ठीक है, तो इसलिए अप्लाई हो जाएगा। तो आंसर इज बी, आंसर है बी, रेस सबजुडाइस विल अप्लाई। Now, in case of the res subjudice, the matter under section 10 of the CPC, the court can, कोर्ट क्या क्या कर सकती है, पास इंटरिम ऑर्डर भी कर सकती है, इंजंक्शन भी दे सकती है, अपॉइंटमेंट ऑफ अ रिसीवर भी कर सकती है, ठीक है, सब कुछ कर सकती है। आंसर इज डी। Now, which is the correct essential condition for the applicability of the rule of subjudice? Which is the correct essential condition? कौन सी condition सही होगी? The matter in issue in subsequent suit must be directly and substantially in issue. बिल्कुल ठीक है। The party must be litigating under the same title. बिल्कुल ठीक है, तो आंसर सी हो गया। अब ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। A, an Indian citizen, enter into contract with the B. A जो है एक इंडियन सिटीजन है, एंटर करता है कॉन्ट्रैक्ट बी के साथ जो कि यूएस सिटीजन है, ये है इंडियन, ठीक है। And certain dispute arises under the contract, कुछ dispute arise हुआ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, and B files a suit in the matter in the civil court. अब B ने क्या करा, यानी उसने यूएस के अंदर ही सूट फाइल कर दिया। B files a suit in the matter in the civil court न्यूयॉर्क में। A files a counter claim in the said suit, ठीक है। Subsequently बाद में क्या करा, A ने क्या करा, A files a suit in the same matter in the jurisdiction of the court in India. अब A ने भी मामला इंडिया में फाइल कर दिया। Is a later court barred from trying the suit? क्या ये जो A कोर्ट है, A मतलब इंडिया की जो कोर्ट है, वो बार्ड है या चलेगा मैटर यहाँ पे? हाँ जी, नहीं सर, नॉट बार्ड। इट्स नॉट बार्ड। अभी हमने पढ़ा है ना सेक्शन 10 के एक्सप्लेनेशन में, भाई फॉरेन कोर्ट में चल रहा है तो बार्ड थोड़ी ना होगा। नो, आंसर सीधा नजर आ रहा है, बिकॉज ऑफ द पेंडेंसी ऑफ द सूट इन द फॉरेन कोर्ट डज नॉट प्रिक्लूड फ्रॉम कोर्ट इन इंडिया फ्रॉम ट्राइंग अ सूट बेस्ड ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। आगे चलते हैं। Now, provision with regard to res judicata are provided under which section? 11. आगे चलते हैं, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इजी सा क्वेश्चन है। On which of the following maxims the doctrine of res judicata is based? किस डॉक्ट्रिन पे आधारित है? अब res judicata भी अब थोड़ा समझ लीजिए जल्दी से। res judicata सेम सिचुएशन लेते हैं पुरानी ए और बी। जब ए ने मामला सूट फाइल करा था 30,000 में, तो 30,000 में जब मामला डिसाइड हो चुका है, इट कैन नॉट बी पुटेड अगेन इन दी अगेंस्ट बी इन दी कड़कड़ डूमा में नहीं होगा, कड़कड़ डूमा में नहीं चलेगा, ठीक है। अगर ये ऑलरेडी बिन डिसाइडेड है तो ये यहाँ नहीं चलेगा, ठीक है, बाहर कर देगी जाएगा इसको, रेस जुडिकाटा इसको रोका जाएगा। अब ये जब बट बिटवीन द सेम पार्टी मैटर एंड इशू द सेम, वो सारी चीजें अप्लाई होंगी। अब इसके कुछ 3 बेसिक प्रिंसिपल्स भी हैं, इसके कुछ 3 मैक्सिमम उस पर आधारित है, वो मैक्सिमम आने वाले ये सेक्शन क्वेश्चन नंबर 37 में आपको पता लग जाएगा। तो ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिम द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा इज बेस्ड, किस पे आधारित है? क्विड फेसिट पर एलियम, ये तो है ही नहीं, एक्स्ट्रा कॉजा भी नहीं है, इसका आंसर है इंटरेस्ट रिपब्लिक, इंटरेस्ट रिपब्लिक के उड सेट फिनिश लिथियम, यानी इट इज इंटरेस्ट ऑफ द के मामले को अंत होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो इसमें क्या होगा, ये आज 30,000 में गया है, क्या पता 30,000 के डिसीजन से ये सेटिस्फाइड ना हो, ये बाद में कड़कड़ डूमा चला जाएगा, कड़कड़ डूमा से सेटिस्फाई नहीं होगा तो ये द्वारका चला जाएगा, तो दिल्ली की 6 की 6 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में घूम के आ जाएगा, ठीक है। तो कोर्ट कहता नहीं भैया 30,000 कोर्ट का डिसीजन काफी है, क्योंकि दोनों सब पैरेलल जुरिडिक्शन में आप सूट फाइल नहीं कर सकते, एक सूट में एक डिक्री काफी होती है, ठीक है। अवॉइड द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सूट एज वेल, तो आंसर इज सी। लेकिन अगर ये तीनों मैक्सिम साथ आ जाए तो तीनों आंसर होंगे 37 में। देखो, नेमो डेट बेस विक्सारी प्रो ऑन एट एडम कॉजा, नो मैन शुड बी वेक्स्ड ट्वाइस फॉर द सेम कॉज। अब ए जो है, ए ने पहले तो मामला डाल दिया किस कोर्ट में, 30,000 में, बाद में कहाँ डाल रहा है, कड़कड़ डूमा में। अरे परेशान कौन हो रहा है, बी हो रहा है ना,
तो नो मैन शुड बी वेक्स्ड ट्वाइस फॉर द सेम कॉज, एक कॉज के लिए एक डिक्री काफी होती है, बार बार परेशान नहीं करना चाहिए बी को, ठीक है। इंटरेस्ट रिपब्लिक वुड सेट अ फिनिश लिथियम, इट इज द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट दैट देयर शुड बी एंड ऑफ लिटिगेशन, मुकदमेबाजी का अंत होना चाहिए, नहीं तो कभी अंत ही नहीं होगा, ये हमेशा घूमता ही रहेगा कोर्टों में। अगेंस्ट द बी रेस जुडिकाटा प्रो वेरिटेट ऑसिपिचर, अ जुडिशियल डिसीजन मस्ट बी एक्सेप्टेड एज अ करेक्ट, ये माना जाता है कि भाई 30,000 कोर्ट ने जो भी डिसीजन दिया होगा वो अपने आप में ठीक होगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, उसको चैलेंज कर दो, पैरेलल कोर्ट में नहीं जाएंगे। मैं 30,000 की शिकायत कड़कट डूमा में थोड़ी ना होगी, अगर 30,000 की डिसीजन से आप सेटिस्फाइड नहीं है तो दिल्ली हाई कोर्ट जाइए। ओके, तो आंसर इज डी, बहुत ही अच्छा है ये, यहाँ इसी का आधार है रेस जुडिकाटा का, तीनों मैक्सिम्स। what do the provision of section 11 of the CPC code deals with, ये क्या करता है, रेस जुडिकाटा है, गार्निश ऑर्डर अलग होता है, रेस जुडिकाटा हम पढ़ चुके हैं, फॉरेन जजमेंट 13 और 14 और सेक्शन 25 और 26। गार्निश ऑर्डर क्या होता है? हाँ जी यामिनी, व्हाट इज गार्निश ऑर्डर? सर जो जजमेंट डेटर का डेटर होता है उसको ऑर्डर दिया जाता है कि नॉट टू डिलीवर और ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू द जजमेंट डेटर, रादर टू गिव इट टू द डिक्री होल्डर। हाँ जी, देखो मैंने बनाया डिग्री होल्डर, जजमेंट डेटर का जजमेंट, इसको कोई पैसे देने होंगे तो ये इसको कहेगा, ये इसको कोर्ट के जरिए कहेगा कि भाई आप इसको पैसे मत देना बल्कि मुझे देना, क्योंकि आपके कुछ ड्यूज हैं, आप जजमेंट डेटर को मत देना, मुझे देना। अच्छा, एक प्रीसेप्ट होता है, वो क्या होता है? विच सेक्शन? और ये कोर्ट 46। को एप्लीकेशन डाली जाती है कि फॉर द अटैचमेंट। हाँ जी, इसमें एक एप्लीकेशन लगाएगा डिग्री होल्डर के, जनाब वो जो जजमेंट डेटर है उसकी प्रॉपर्टी कोई और ज्यूरिसडिक्शन में है तो उसको अटैच करवा दीजिए वहां पे, नहीं तो वो डिस्पोज ऑफ करके भाग जाएगा। पढ़ेंगे आज के लेक्चर में, आगे चलते हैं। द रूल ऑफ रेस जुडिकाटा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट देयर शुड बी एन एंड ऑफ लिटिगेशन, बिल्कुल ठीक है। नो वन शुड बी ट्रबल ट्वाइस फॉर द सेम कॉज ऑफ एक्शन, आंसर इज सी। प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाइज टू व्हाट? सूट पे अप्लाई होगा, एग्जीक्यूशन पे अप्लाई होगा या आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग पे अप्लाई होगा? आर्बिट्रेशन पे नहीं होगा, ठीक है। सूट और एग्जीक्यूशन दोनों पे अप्लाई होता है। क्यों? क्योंकि अगर ये कहां से आई है बात, एग्जीक्यूशन की बात कहां लिखी है, बताइए कौन बताएगा? एक्सप्लेनेशन 7 हाँ लास्ट। जी 7, लास्ट वाली तो लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन है, 8वीं है वो, ठीक है। यहाँ पे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, बच्चों वाले क्वेश्चन है। Now, res judicata means staying the suit during the pendency of the previous suit between the same parties involving similar issues. Res judicata का मतलब क्या होता है? सूट स्टे होता है, ड्यूरिंग द पेंडेंसी होता है क्या? अरे नहीं, ये तो डिसाइडेड बात है, ठीक है, दैट इज अ डिसाइडेड बात। नॉट ट्राइंग द सूट इफ द सूट इन्वॉल्व सिमिलर इशू बिटवीन द सिमिलर पार्टीज इज डिसाइडेड। आगे चलते हैं, सारे देखते हैं पहले। बार टू फर्दर सूट, एक्सपीडियंट एक्सपेंडिंग ट्रायल ऑफ दी, ये एक्सपेंड थोड़ी ना करता है। बार फर्दर सूट, एक बार सी देख, बी आंसर देखते हैं, बी क्या था? नॉट ट्राइंग द सूट इफ सूट इन्वॉल्व सिमिलर इश्यूज बिटवीन द सिमिलर पार्टीज डिसाइडेड, ठीक है। अगर ये डिसाइड हो चुका है तो इसको ट्राई नहीं करेगा, यही आंसर है। 41 42 देखते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा कैसा है? डायरेक्टरी है, मैंडेटरी है? इट इज अ मैंडेटरी। सेक्शन 11 भी मैंडेटरी है और 10 भी मैंडेटरी है। रेस जुडिकाटा डज नॉट ऑपरेट, अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। रेस जुडिकाटा डज नॉट ऑपरेट, परफॉर्मा डिफेंडेंट के खिलाफ नहीं अप्लाई होगा, ध्यान रखना। परफॉर्मा डिफेंडेंट कौन होता है? हु इज अ परफॉर्मा डिफेंडेंट? अगेंस्ट whom no relief is claimed। एक सपोज कीजिए एक प्लेंटिफ एक ब्रदर है और ये है सिस्टर, इन्होंने अपना पार्टीशन का सूट फाइल करा है, ब्रदर ने सिस्टर के खिलाफ फाइल करा, मतलब दोनों लीगल एयर्स तो हैं, इन्होंने पार्टीशन का सूट फाइल करा है। तो अब ये जो प्लेंटिफ है ये एक सिस्टर को तो पार्टी बनाएगा, दूसरी सिस्टर कह रही है मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन एक सिस्टर को चाहिए। तो प्लेंटिफ ने दूसरी सिस्टर के खिलाफ जो सूट फाइल करेगा तो क्या दोनों सिस्टर को पार्टी बनाएगा, नहीं बनाएगा? यस। क्या मांगेगा इस सिस्टर से? ये No प्रोफॉर्मा objection। डिफेंडेंट होगी, पहली बात ये प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट होगी। ये एक डेट पे कोर्ट में आके कह देगी जनाब मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली प्लेंटिफ जो क्या मांगता है इससे? एक डीड मांगता, नहीं मांगता है? relinquishment deed। रिलीज डीड। अब वो आप देख लेना, ठीक है।
टीपीए पढ़ लेना थोड़ा सा। ओके, नाउ देन वी हैव रेस जुडिकाटा डज नॉट अप्लाई टू व्हाट, को डिफेंडेंट पे भी अप्लाई होगा, को प्लेंटिफ पे भी अप्लाई होगा, पीआईएल में भी अप्लाई होता है, रेट ऑफ हेबस कॉर्पस में अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, ये तो पता ही होगा आपको। 5 रिट होती है ना हमारी, 5 रिट है। 5 रिट में अगर हाई कोर्ट आप चले गए या सुप्रीम कोर्ट चले गए तो बराबर पैरेलल ज्यूरिसडिक्शन होगा, इक्वल बना देता हूँ। लेकिन इसका एक्सेप्शन कौन सा है, हेबस कॉर्पस। ये क्वेश्चन तो हमेशा आता ही है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, now which of the following code deals with the concept of constructive res judicata? सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन नंबर कौन सी है, 4। केस का नाम स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब हुसैन। हुसैन। आगे चलते हैं। रूल ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा इज, रूल ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ अ जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है, रूल ऑफ इक्विटी है, कंटेन एक्सप्रेसली, एक्सप्रेसली है, ये तो साफ साफ बता रखा है, पार्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट रूल नहीं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट रूल बनाने की पावर कहाँ दे रखी है, अरे बताइए जल्दी। 145। हाँ So, जी, देखो 145। रैंडमली कुछ भी पूछ सकता हूँ मैं, इतना तो अब आप लोगों को आता ही है। चूज अ ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द प्रोपोजिशन, सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन नंबर 4 प्रोवाइड्स कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, बिल्कुल ठीक है। एनी मैटर विच माइट और आउट टू हैव बीन मेड ग्राउंड ऑफ डिफेंस और अटैक, दोनों बातों को करता है ये। इन द फॉर्मर सूट शैल नॉट कॉन्स्टिट्यूट रेस जुडिकाटा, ये क्या है, शैल नॉट, ये बातें तो ठीक ही लिखी हैं। इन द फॉर्मर सूट शैल नॉट कॉन्स्टिट्यूट रेस जुडिकाटा, अरे रेस जुडिकाटा होगा, ये गलत लग रहा है। एनी रिलीफ क्लेम इन द प्लेंट which is not expressly granted by the decree shall be deemed to have been refused, बिल्कुल ठीक है। कौन सी है एक्सप्लेनेशन नंबर 5, am I right? Yes, Yes, sir. sir. आगे चलते हैं, तो कौन सा ठीक है, ये 3 बातें हैं मेरे ख्याल से, तो 1 और 2, 1 और 3 ठीक है। ओके, 1 और 3 ही ठीक है, ध्यान देना। देखो आधी बात तो सही लिखी है इसने, समझ में आया ये वाला पॉइंट। Yes, sir. शैल नॉट, हाँ, यहाँ पे उल्टा लिख दिया, ये तो नॉट हटाना पड़ेगा इसको। ओके गाइस, प्रोसीड करते हैं फर्दर। Whether an issue heard and finally decided by the competent court of the limited jurisdiction, limited jurisdiction कहाँ पड़ा था, explanation number 8, limited jurisdiction shall operate as res judicata in the subsequent suit that the aforesaid court was not competent to try, सही बात है। आंसर would depend upon the, ये तो हो ही नहीं सकता, yes। नॉट विद स्टैंडिंग से स्टार्ट होती है इसकी आधी बात, ये वाली देखना, ठीक है। बेरठ को ऐसे अपनी आंखों में बसा लो, सर फिर भूल ही ना इसका पाओगे। 8 जो है वो क्या कह रहा है कि अगर लिमिटेड जुरिडिक्शन से अगर किसी ने सूट को डिसाइड कर दिया तो वो भी वैलिड होगा। लिमिटेड ज्यूरिडिक्शन होता है, कई बारी कोर्ट ऐसी होती है जिनके पास सिर्फ लिमिटेड अधिकार है कि वो यही चीज तक पेक्यूनरी लिमिट तक तो डिसाइड कर सकती है, तो उन्होंने अगर डिसाइड कर दिया है तो वो बाद में कंट्रोवर्सी नहीं बनेगा, वो भी वैलिड होगा। ठीक है, स्मॉल कॉज कोर्ट भी होती है, और या फिर सिविल जज से जो नीचे है, कोई भी लिमिटेड ज्यूरिडिक्शन, कई सारी कोर्ट होती है जिनका लिमिटेड ज्यूरिडिक्शन होता है, आप डिटेल में पढ़ाएंगे बाद में, सिर्फ इतनी बात ध्यान रखिए, वैलिड होगा। Now, which one of the following is not an essential condition for the application of the res judicata? Which of the following is not an essential condition for the application of res judicata? कौन सा नहीं होगा? Previous suit must be pending. Previous suit was finally heard and decided by the court of competent jurisdiction. ठीक है, नॉट लिखा है, ठीक है, नॉट देखना है। Previous suit must be pending, अरे ये तो res subjudice की बात कर रहा है, यही नहीं होगा। चलिए आगे देख लेते हैं बाकी। पार्टीज इन द प्रीवियस एंड द सब्सिक्वेंट मस्ट बी द सेम, ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, मैटर भी ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। चूज द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द प्रोपोजिशन, चूज द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द प्रोपोजिशन। ठीक है, नो सूट शैल लाई चैलेंजिंग द वैलिडिटी ऑफ द डिक्री पास इन द फॉर्मर सूट between the same parties litigating under the same title on any ground based on the objection as to the place of suing. Choose the true, सही statement ढूंढनी है। Okay, former suit means a suit which has been decided prior, जो पहले decide हो चुका है, to the decision in the suit in with the validity of the decree is question. अच्छा, ये आपको पता होगा, ये कहाँ पे लिखा है, former suit की explanation कौन सी है, क्या होता है ये?
सर सेकंड हाँ जी, 1. वन है, One, वन एक्सप्लेनेशन नंबर 1। सेकंड तो थर्ड कॉम्पिटेंसी की बात करती है, सेकंड करती है शायद कॉम्पिटेंसी, एक बार चेक कर लेता हूँ। यस सर कॉम्पिटेंसी। चलो ये बताओ फर्स्ट में क्या है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में पूछा जाता है, कहाँ गया, इसलिए मैं इसको थोड़ा एम्फसाइज कर रहा हूँ, मैं तुम्हें स्पीडली चल लेता। देखो दो सूट होते हैं, ए सूट ए कोट में डाला गया, एक इसको एक्स लिखते हैं, कोट को हम एक्स लिखेंगे, एक्स और वाई कोट। तो जो मामला यहाँ डला है, जो मामला यहाँ डला है और एक मामला यहाँ डाल दिया सूट, तो जो पहले डिसाइड होगा वो फॉर्मर सूट होगा, चाहे ये वाला कोट पहले, ये वाला सूट पहले स्टार्ट हुआ हो। इज दैट क्लियर? Yes, sir. सेकेंड है कॉम्पिटेंसी, थर्ड है एक्चुअल इन इशू, डिनाइड और एडमिटेड, बाकी तो सारी आपको पता ही होगी। ठीक है, ये याद रख लेना कौन कौन सी है। डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन इज मटेरियल फैक्टर इन डिसाइडिंग द फॉर्मर सूट। डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन मटेरियल होती है क्या? अरे नहीं No, होती है। No. हाँ जी, तो आंसर क्या हो गया इसका? 1 and 2 आर करेक्ट, थर्ड इज इनकरेक्ट। तो फॉर्मर सूट से रिलेटेड है डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन। ठीक है, पहले कोई भी स्टार्ट हो हमें मतलब नहीं है, डिसाइड कौन होगा वो फॉर्मर सूट कहलाएगा। आगे चलते हैं क्विकली। A decision or finding given by the court without jurisdiction. Decision or finding given by the court without jurisdiction. कोई decision or finding आई है given by the without jurisdiction can operate as res judicata under all circumstances. Can not operate as res judicata. अरे जो पहली वाली कोर्ट जिसने कोर्ट डिसाइड किया है मैटर, वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, तो आंसर इज बी, कैन ऑपरेट एज res judicata नहीं, मे ऑपरेट एज res judicata, मे नॉट ऑपरेट एज res judicata। अगर यहाँ पे लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन की बात होती तो आप उसका आंसर यस हो जाता, तब वो अप्लाई हो जाता res judicata। ओनली इन द केस ऑफ एक्सप्लेनेशन नंबर 8, उसको रट के जाओ, कैसे जाओ समझाऊंगा बाद में, क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर है वो, लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, तब भी अप्लाई हो जाता, तब वो ऑपरेट हो जाता res judicata, क्योंकि लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन ने अगर चोटी डिसाइड कर दी है, कोर्ट ऑफ लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन अगर वो डिसाइड कर चुकी है, दैट विल बी ट्रीटेड एज अ res judicata, चाहे वो बाद में जो लास्ट वाली लाइन लिखी है ना, नॉट विद स्टैंडिंग। ठीक है, क्या लिखा है इसमें एक बार देख लेते हैं जल्दी से। नॉट विद स्टैंडिंग सच कोर्ट ऑफ लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन वाज नॉट कॉम्पिटेंट टू ट्राई सच सब्सिक्वेंट सूट और द सूट इन विच द सच इशू हैज बीन सब्सिक्वेंटली रेज्ड। इतना इसको बस एक बार पढ़ के जाइए, जरूरी नहीं है कि हम इस पे सर फोकस तो करें, इसमें टाइम खराब करें। दो चीजें हैं सर, अगर यहाँ पे कॉम्पिटेंट जुडिक्शन बोलते हैं तो वहाँ पे res judicata अप्लाई होगा, और अगर लिमिटेड जुडिक्शन होगा तो अप्लाई नहीं होगा। लिमिटेड वाले में भी अप्लाई होगा, नॉट विद स्टैंडिंग को भूल जाइए फॉर द टाइम। आप देखें, एन इशू हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बाय द कोर्ट ऑफ लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन कॉम्पिटेंट टू डिसाइड, प्रोवाइडेड, इसमें कंडीशन क्या है, जो लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन की जो कोर्ट है, लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन जिसके पास था, लिमिटेड क्या होता है कि भाई आप जो मामला सुनोगे, से फॉर एग्जांपल आप 5 लाख रुपीस तक का ही सुनेंगे। ठीक है, आप 5 लाख तक का ही सुनेंगे, इसके पास ज्यूरिसडिक्शन था, इसने डिसाइड कर दिया, such issue shall operate as res judicata in a subsequent suit, बाद वाले सूट में res judicata अप्लाई होगा, चाहे that such court to limited jurisdiction was not competent to try such subsequent suit, जो बाद वाली कोर्ट है, बाद वाली कोर्ट है, चाहे वो कॉम्पिटेंट है या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट मीन्स लिमिटेड जो कोर्ट है, लिमिट ज्यूरिसडिक्शन वाली कोर्ट है, वो तो कॉम्पिटेंट थी। ठीक है, वो तो कॉम्पिटेंट थी। यस सर। भाई इतनी सी बात है। नॉट विद स्टैंडिंग, चाहे कुछ भी हो, दैट सच कोर्ट ऑफ लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन वाज नॉट कॉम्पिटेंट टू ट्राई सच सब्सिक्वेंट सूट और द सूट इन विच सच इशू हैज बीन सब्सिक्वेंटली रेज, बाद में रेज किया गया है। अब ये सारी चीजें डिटेल में हम पढ़ेंगे, हर चीज तो देखो 6 दिन में कवर नहीं हो सकती ना, सीपीसी है जिसको 2 महीने लगते हैं, 6 दिन में कवर नहीं हो सकती, तो आई विल कवर इट ईच एंड एवरीथिंग, डोंट वरी। तो आंसर क्या होगा इसका? कैन नॉट ऑपरेट एट res judicata, अगर विदाउट जुरिडिक्शन था, कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए ना, प्रीवियस जिसने डिसाइड किया है, जिसने प्रीवियस सूट डिसाइड किया है, वो कोर्ट भी कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। A suit is dismissed wrongly on the ground of believing, क्या लिखा है, billing, sorry, a suit is dismissed wrongly on the ground of being barred by the limitation. The order of dismissal was to operate as a res judicata and bar a subsequent suit on the same of cause of action. सही है गलत है? बिल्कुल ठीक है, बार करता है।
a decision in a suit may operate as res judicata against person not expressly named as a party to the suit by virtue of explanation of what? कौन सी explanation है? कर्ता को हम कहाँ कवर करेंगे? हाँ जी, Explanation six. explanation number 6 में कवर करेंगे. क्यों कवर करेंगे कर्ता को? सर इसमें रिप्रेजेंटेटिव सूट्स कवर हो रहे हैं और करता हाँ जी, ऑन बिहाफ ऑफ हिंदू जॉइंट अगर फैमिली। हाँ जी, PIL किस में कवर होगी? PIL के वो ग्राउंड बनाते हुए किसी ने सूट फाइल करा, हम सब लोग हैं, ग्रुप है, मैंने फाइल कर दिया आपके भी यहाँ पे, तो क्या 6 में कवर होगी नहीं होगी? यस भाई इतना ही समझना है. किसी और लोगों के ग्रुप ऑफ अ पर्सन के भी यहाँ पे जो फाइल करता है. सेक्शन 11 ऑफ द CPC कंटेन्स कितनी एक्सप्लेनेशन है? 8. 8. अच्छा चलो, ये तो बार बार आता है मंथ वाला, बड़ा ही सिंपल सा है. सूट फॉर द पोजेशन, पहले इसने कब्जे का सूट डाला मंथ प्रॉपर्टी को लेकर. सूट फॉर पोजेशन एज अ मठ प्रॉपर्टी एज बीइंग आयर ऑफ मंथ, इसने कहा मैं महंत हूँ यानी पुजारी हूँ, मेरी संपत्ति है. सूट डिसमिस्ड हो गया. ठीक है, ये बार बार आता है क्वेश्चन. बाद में इसने क्या कहा कि भाई नहीं मैं महंत तो नहीं हूँ, लेकिन मैं अब दूसरा सूट फाइल कर रहा हूँ एज अ मैनेजर. डिफरेंट कैपेसिटी चेंज हो रही है. इज सूट बार्ड? आंसर इज नो. ठीक है, विल नॉट बी बार्ड. डिफरेंट कॉज, डिफरेंट मैटर एंड इशू, कॉज ऑफ एक्शन भी बिल्कुल अलग है. कैपेसिटी चेंज हो गई. ठीक है, कैपेसिटी याद है ना, महंत और एक मैनेजर दोनों अलग बातें हैं. Now, if the suit is dismissed due in the default of the plaintiff, and if there is a subsequent suit between the same parties, then the decision in the first suit. ये जो सूट है, क्या ये डिसाइड हुआ है प्रॉपरली? डिसमिस इन डिफॉल्ट हुआ है ना, तो क्या पहला वाला सूट जो है रेस जुडिकाटा की तरह अप्लाई होगा? नो नहीं होगा. अरे राइट तो डिटरमाइन हुआ ही नहीं, हमें तो थ्रेशोल्ड पे ही भगा दिया, या मेरी गलती की वजह से मैं कोर्ट नहीं गया, डिसमिस हो गया. A decree for permanent injunction restraining the defendant from interfering with the possession of the plaintiff, finding the possession of the plaintiff to be settled, would operate as res judicata in the suit for the partition filed by the defendant for the same property. क्वेश्चन समझ में आया? A decree for permanent injunction, पहले इसने सूट डाला permanent injunction का, restraining the defendant from interfering with the possession of the plaintiff, या plaintiff के उसमें कब्जे में इंटरफेयर ना करे, इसलिए इंजंक्शन का सूट डाला इसने. परमानेंट इंजंक्शन कहाँ डलता है? सेक्शन सोच के बताइए जल्दी. फाइंडिंग द पोजीशन ऑफ द प्लैंटिफ टू बी सेटल्ड would operate as a res judicata in a suit for the partition filed by the defendant. बाद में इसने पार्टीशन का सूट डाला है, क्या रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा? नहीं होगा. दोनों सूट अलग है. पहला परमानेंट इंजंक्शन का है, दूसरा सूट पार्टीशन का है. अच्छा पहले मुझे बताइए परमानेंट इंजंक्शन कहाँ है? सेक्शन बता दीजिए जल्दी से. 38 हाँ 38 ऑफ एसआरए 38 और 39 मैंडेटरी इंजंक्शन. 40 damages damages in lieu of. 41 when injunction can't be granted. when refuse कर दिया जाएगा. कितने ग्राउंड्स हैं? 10. अरे 10 थे और एक और भी तो जुड़ गया, 11 हो गए. अच्छे देख लेना, भूल जाते हैं बच्चे. 42वां 42 नेगेटिव एग्रीमेंट. ठीक है, इससे पहले 2 सेक्शन और है 36 और 37, वो भी बता दो जल्दी से क्विकली. इंजंक्शन ठीक है, 2 टाइप के इंजंक्शन की बात की गई है, पढ़ लेना अब इनको. चलो ऑलमोस्ट 30% एसआरए भी खत्म. आगे चलते हैं. Which one of the following condition must be satisfied in order to apply the rule of res judicata as between the co-defendant? Which one of the following condition must be satisfied in order to apply the rule of res judicata as between the co-defendant? There should not be a conflict of interest between the defendant. There must be co-defendant in more than one suit. The question between the defendant must have been finally decided. The question between the defendant must not have been finally decided. इनमें से कौन सी कंडीशन है must be satisfied होने चाहिए in order to apply the rule of res judicata as between the co-defendant? अच्छा एक बात बताओ,
को डिफेंडेंट्स के बीच में क्या रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है? Yes. Yes, sir. बिल्कुल होगा, ये ध्यान रखना। क्या को प्लेंटिफ के बीच में होगा? Yes, sir. बिल्कुल होगा। क्या प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट और डिफेंडेंट के बीच में होगा? No, sir. नहीं होगा भाई। इस हिसाब से आंसर दे देना सी, द क्वेश्चन बिटवीन द डिफेंडेंट मस्ट हैव बीन फाइनली डिसाइडेड। Which one of the following is not necessary for the applicability of the doctrine of res judicata? कौन सा नेसेसरी नहीं है? पढ़िए। फॉर्मल सूट मस्ट बी पेंडिंग, यही नहीं है। फॉर्मल सूट मस्ट हैव बीन हर्ड, ये तो है। पार्टीज टू द फॉर्मल सूट वेल एंड, ठीक है, ये भी है। सब्जेक्ट मैटर इन द फॉर्मल सूट एंड सब्सिक्वेंट मस्ट बी द सेम, ठीक है, ये भी है। तो आंसर इसका ए हो गया। थोड़ा क्विकली करा रहा हूं मैं, लेकिन आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर स्लो कहेंगे तो 1 दिन बढ़ जाएगा, 6 की जगह 7 दिन हो जाएंगे, या 8 दिन हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? स्पीड या हल्की करूं मैं? नहीं सर, ठीक है। और सब्जेक्ट भी करने हैं ना थोड़ा। हिंदू लॉ में भी 3 दिन लग जाएंगे, तो हर एक का एक कम से कम मैक्सिमम एरिया हम कवर कर ले जितने हैं। लेकिन सीपीसी थोड़ा टफ है, इसमें 6 दिन इसलिए दिए जा रहे हैं। इन अ कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट बिटवीन द टू पार्टीज ए एंड बी, कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट ए और बी के बीच में, ए फाइल्स अ सूट इन न्यू दिल्ली, इसने सूट फाइल करा नई दिल्ली में, वेयर द कॉज ऑफ एक्शन अरोज। 2 days later बी फाइल्स अ सूट इन द सेम मैटर इन द मुंबई। पहला मामला कहाँ था? दिल्ली में। दूसरा मामला इसने मुंबई में डाल दिया, ये सेकंड सूट है, ठीक है। इन अ कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट बिटवीन ए एंड बी, ए फाइल्स अ सूट इन न्यू दिल्ली वेयर द कॉज ऑफ एक्शन अरोज, जहां पर मामला मेन मुद्दा उठा था। 2 days later बी फाइल्स अ सूट इन द स्टेट ऑफ मुंबई वेयर ए इज रेजिडेंट, जहां पे ए रहता है। ओके ओके, इन्हें मुंबई में डाल दिया। The pendency of the first suit is not brought to the notice of the court in Mumbai. मुंबई कोर्ट को ए ने बताया नहीं। The court pronounced judgment in the second suit. Okay, मुंबई कोर्ट में डिसीजन आ गया। पहले कहाँ पे इंस्टीट्यूट हुआ था? दिल्ली में। बाद में कहाँ हुआ? मुंबई में। डिसीजन कहाँ आया? मुंबई में। तो क्वेश्चन समझ जाओ कहाँ से पूछ रहा है ये किससे? फॉर्मर सूट की बात कर रहा है, Yes. ठीक है। जजमेंट इन द सेकंड सूट बिफोर द फर्स्ट सूट इज डिसाइडेड। Would such decision operate as bar on the court in New Delhi? बिल्कुल Yes. होगा। To try the suit any further? बिल्कुल होगा। कहीं है आंसर? yes yes, the Yes, principle of sir. res judicata would apply, ठीक है। और ये किसकी बात कर रहा है? ये एक्सप्लेनेशन नंबर 1 की बात कर रहा है। res judicata may operate as between plaintiff and defendant, तो होता ही है। को plaintiff defendant, ठीक है, बिल्कुल ठीक है आंसर। परफॉर्मा नहीं है, याद रखना ये क्वेश्चन आने वाले हैं। Principle of res judicata can be invoked also in the subsequent stage of the same proceeding. Principle of res judicata can be invoked only in the separate proceeding, also in the subsequent suit stage of the same proceeding, depend upon the something. ठीक है, answer is B. Now rule of constructive res judicata is contained in which explanation? Section 4A, तो ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। कितनी जगह आता है ये बार बार पूछा जाता है। चलो ये बताइए, ये मुझे दिल्ली का क्वेश्चन लग रहा है इतना बड़ा। ओहो, जेसीजे कौन सा है? झारखंड। पढ़िए जरा क्वेश्चन, पढ़िए यामिनी। Yes, sir. हाँ जी, पढ़िए। A bank officer got compulsorily retired in 2014. Since the bank authorities did not release the leave encashment in his favor, he filed writ petition in Ranchi High Court for the same, and also for the interest on the unpaid amount. The writ petition was disposed of by a learned single judge in December 2018, directing the bank to release the privileged leave encashment benefits to the petitioner to the extent he was entitled to in accordance with law within a certain period. The prayer for interest was not specifically denied by the court. The bank filed an appeal against the order. सर ये तो क्वेश्चन ही घूम गया पूरा। घूम गया। दिल्ली के ऐसे ही आते हैं, ठीक है। मुझे लगा था दिल्ली का है, वो तो मेरे को नहीं पता झारखंड में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और 2019 का ये। अब देखो क्वेश्चन मैं बताता हूँ, कोई बात, मुझे पता है इतने बड़े क्वेश्चन में दिमाग घूमता है।
चलो देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जो भी बड़े क्वेश्चन होते हैं वो सिंपल होते हैं, लेकिन इनमें ना दिमाग घूम जाता है। पढ़ते हैं शुरू से। एक बैंक ऑफिसर है, इसने क्या लिया है, गॉट कंपल्सरी रिटायरमेंट। 2014 में इसने रिटायरमेंट ले ली। सिंस द बैंक अथॉरिटी डिड नॉट रिलीज द लीव। अब होता क्या है, जब रिटायरमेंट लेते हैं ना तो हमारी कुछ लीव एनकैश होती है। आपको पता होगा कि रिटायरमेंट के टाइम अगर आपकी जो छुट्टियां बची थी तो वो एनकैश हो जाती है। पता है नहीं पता है? हाँ जी, Yes, sir. पैसा मिलता है खूब लोगों को, एनकैशमेंट इन हिज फेवर। लेकिन उसने क्या किया, बैंक ने उसके लीव का एनकैशमेंट का पैसा नहीं रिलीज किया। ही फाइल्ड अ रिट पिटीशन, उसने रांची हाई कोर्ट में फाइल करी फॉर द सेम एंड ऑल्सो फॉर द इंटरेस्ट। अरे लीव का पैसा मांगा उसने अपना, जो उसका हक है, प्लस उसने इंटरेस्ट भी मांगा। ओके, दोनों चीज मांगी उसने। On the unpaid amount, the writ petition was disposed of by the learned single judge, directing the bank to release. बैंक को कहा भैया इसका पैसा दो, ये तो इतना ईमानदार आदमी था, छुट्टियां इसने करी नहीं जब इसको जरूरत थी, तो इसको पैसा दो। ठीक है, लीव को एनकैशमेंट करो। Benefit to the petitioner to the extent he was entitled in accordance with the law within the certain period. ठीक है, the prayer for interest was not specifically denied. Was not specifically denied by the court. कोर्ट ने इंटरेस्ट के बारे में बात नहीं करी। ध्यान रखना, पता लग गया क्वेश्चन कहां से आ रहा है, कहां से आ रहा है बताइए, ये कहां से रिलेटेड होगा क्वेश्चन, इसका आंसर? एक्सप्लेनेशन 5th। हाँ जी, वहीं से तो है, ये पता लग गया ना कि कुछ चीज मना कर रही है कोर्ट या बता नहीं रही है, रिफ्यूज मान लिया जाता है। द बैंक फाइल एन अपील against the order. The division bench of Ranchi High Court in February declined to admit the appeal. ठीक है, बैंक ने जब अपील करी तो मना कर दिया, डिक्लाइन कर दिया, उसकी अपील एडमिट नहीं करी। द बैंक अथॉरिटी रिलीज द लीव एनकैशमेंट इन द फेवर ऑफ द पिटिशनर। बैंक ने क्या करा, भाई पैसा दे दिया। However, ए फाइल, उसके बाद जो बेचारा इंसान जिसकी लीव थी उसने क्या करा, अब उसने फाइल करा रिट पिटीशन अगेंस्ट द डायरेक्शन टू द बैंक, अगेन फॉर द डायरेक्शन टू द बैंक टू डिसबर्स इंटरेस्ट। ओके, यानी वो छुट्टी के साथ साथ अब क्या चाहता है, इंटरेस्ट तो मिला नहीं उसको, तो इंटरेस्ट के लिए उसने कहा कितना दिलवा दिया जाए, 18%। इसके लिए उसने दोबारा से रिट फाइल करी। पर एनम ऑन द लीव एनकैशमेंट रिलीज बाय द बैंक, दिस पिटीशन इज कवर्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। अरे कितना सिंपल क्वेश्चन है। हाँ जी, समझ में आ गया? यस सर। बी। बी। अगर इसको इंटरेस्ट नहीं मिलता तो किस में कवर होता? इंटरेस्ट नहीं मिलता। अगर इसको इंटरेस्ट नहीं मिलता, यानी कोर्ट ने कह दिया था भाई लीव एनकैशमेंट होगी और बाकी अबाउट द रिलीफ ऑफ इंटरेस्ट द कोर्ट वाज साइलेंट, देन व्हाट? तो वो डीम्ड माना जाता है, Order refused। 2, Rule 2. अरे रिफ्यूज्ड मान लिया जाता, डीम्ड टू बी रिफ्यूज्ड। ठीक है, आप कौन सा कह रहे हैं? हाँ जी यामिनी, अरे डीम टू बी रिफ्यूज होता अगर उसको इंटरेस्ट दिया ही नहीं कोर्ट ने, तो डीम टू बी रिफ्यूज। अच्छा एक बात बताइए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये बन जाता है, पूरा रेस जुडिकाटा समझ में आ जाएगा। कोर्ट ने लीव पे तो उसको पैसा दे दिया कि भाई ठीक है, आपको जितने दिन लीव थी आपकी एनकेशमेंट होगी, बैंक ने रिलीज भी कर दिया अमाउंट, कोर्ट ने ये दिलवा भी दिया। ठीक है, इंटरेस्ट नहीं दिलवाया, इंटरेस्ट नहीं दिलवाया। अब ये जो इंसान है, मिस्टर जो भी XYZ है, बैंक के जो ऑफिसर है, बैंक ऑफिसर, इसने क्या करा, दोबारा से सूट फाइल कर दिया। ये फाइल है सूट अगेन फॉर द इंटरेस्ट, सूट फॉर इंटरेस्ट। क्या रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा? Yes. यस सर। क्यों हो रहा है अप्लाई? Sir, Because because he might have asked for the interest in the same suit only. सॉरी, So he might have asked for the interest in the first माइट suit हैव only. नहीं, उसने तो मांगा ही था इंटरेस्ट, कोर्ट ने मना अच्छा। कर दिया था, So, उसने तो sir, मांगा it था। will be deemed कि court has refused. हाँ जी, ये मान लिया जाएगा कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया है, दूसरा सूट नहीं फाइल होगा, डीम टू बी रेस जुडिकाटा। समझ में आ गया? But sir, he can file an appeal against this order, no? अपील करेगा लेकिन सेम कोर्ट में नहीं जाएगा ना। Okay. रेस जुडिकाटा क्या 30,000 ही कोर्ट का डिसीजन, 30,000 ही पे ही तो है रेस जुडिकाटा, अपील तो कर ही सकता है वो ऊपर। Yes sir.
रेस जुडिकाटा पहला जुरिसडिक्शन पे ही तो लगता है। हाँ जी, अपील कर लेगा वो या रिवीजन में चला जाएगा। रिवीजन में तो जाएगा ना, ज्यूरिसडिक्शन इशू है, ठीक है, रिवीजन में नहीं जा सकता, रिव्यू में चला जाएगा। अरे रिव्यू थोड़ी ना रोका है। सेक्शन 10 में जा सकता है ना रिव्यू में, सॉरी रिवीजन। सेक्शन 10 यस रेस सब्जुडाइज, रेस सब्जुडाइज कहाँ से आएगा इसमें? सर, ड्यूरिंग द अगर पेंडेंसी होगा तो। सेक्शन 10 के केसेस में मतलब कि क्योंकि सूट तो बार सॉरी प्रोसीडिंग्स बार हो जाएंगी, तो उसके अगेंस्ट में रिवीजन में जाया जा सकता है ना। हाँ मैं देखूंगा, बताऊंगा डिटेल में। बेसिकली सूट और हाँ वो उस पर कंप्लेंट पे अप्लाई नहीं होता है। ये सारी चीजें टेक्निकल है, आई जस्ट शो इट लेटर ऑन कि क्या क्या चीजें। कंप्लेंट पे अप्लाई नहीं होगा, रिव्यू अपील पे अप्लाई होता है, सूट और अपील पे अप्लाई होता है। एप्लीकेशंस मैं देख लूंगा एक बार, वो थोड़ा अंदर टेक्निकल चीजें हैं, ठीक है। ठीक है सर। Now section करो 65, the principle of res judicata does not apply in case of a writ of, कहाँ अप्लाई नहीं होगा? habeas corpus. The principle of res judicata is also applicable between the co-defendants. Principle of res judicata is also applicable between the co-defendant. Which one of the following is not an essential condition to bind the co-defendant? But बताइए, जल्दी से पढ़िए क्वेश्चंस, ऑप्शन पढ़िए। प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा इज ऑल्सो एप्लीकेबल बिटवीन को डिफेंडेंट्स के बीच में अप्लाई होता है। Which of the following is not an essential condition to bind the co-defendant? The co-defendant must have joined the WS. ऐसा होना चाहिए क्या? क्या ऐसा होना चाहिए एक प्लेंटिफ है और दो डिफेंडेंट है, इसी में ही दो डिफेंडेंट है? ये तो जरूरत नहीं है, अलग अलग भी हो सकते हैं, तब भी इनके आपस में रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा। There must be conflict of interest between the defendant concerned. It must be necessary to decide this conflict in order to give the plaintiff the relief his claim. The question between the defendant must have been finally decided. ये तो ठीक है ही, तो इसका आंसर है co-defendant must have filed joint written statement, ये होगा, ठीक है, यही है इसका आंसर। A files a suit for the declaration that he is entitled to certain land as the heir of C. A ने क्या किया है? File a suit for the declaration that he is entitled to the certain land as the heir of C. Legal heir है वो C का। The suit is dismissed. Subsequently, suit is claimed on the basis of adverse possession. Subsequent suit is barred on the ground of what? हाँ जी, ये तो आसान सा है। इसने पहले कहा मैं लीगल हेयर हूं, बाद में कह रहा है कि मैं एडवर्स पोजीशन में हूं। अरे दोनों बातें एक ही सूट में कर देता ना, पहले वाले में कर देता। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा है या नहीं है? यस sir. ठीक है, the expression form a suit in the context of the rule of res judicata means a suit which has been decided instituted तो नहीं होता, decided होता है। इंस्टीट्यूट कर भी दिया है तो जो पहले डिसाइड होगा वो है। After the trial of the suit, the court found that the suit was barred by the principle of res judicata and did not discuss and answer the other question, other issues. वो क्या हो जाएगा? वो illegal हो जाएगा। After the trial of the suit, the court found that the suit was barred by the principle of res judicata. Suit was barred by the principle of res judicata and did not discuss and answer the other issues. illegal होगा क्या? ऐसा कहीं लिखा नहीं है वैसे। लीगल तो हो ही नहीं सकता, जस्टिफाइड भी नहीं होगा, डिसाइड नहीं होगा, प्रॉपर भी नहीं होगा, तो इलीगल ही बच रहा है। वैसे इलीगल होना नहीं चाहिए, कुछ और वर्ड यूज होना चाहिए। आफ्टर द ट्रायल ऑफ द सूट, the court found that the suit was barred by the principle of res judicata and did not discuss and answer the other question. तीनों तो है नहीं है, लेकिन ये टर्मिनोलॉजी ठीक नहीं है। सही लग रहा है क्या आप लोगों को? ये नो सर, इलीगल थोड़ा वर्ड गलत सा लग रहा है, लेकिन ये तीन तो हो नहीं सकते, इसलिए इलीगल लगा रखा है।
The principle or the provisions of res judicata are also implemented in the case of execution of the decree. बिल्कुल होता है. एग्जीक्यूशन कहाँ है? कौन सा एग्जीक्यूशन? 7. स्टेटमेंट इज करेक्ट. बिल्कुल ठीक है. कौन सी है? एग्जीक्यूशन 7. A files a suit against B seeking 3 reliefs. A files a suit against B seeking 3 reliefs मांग रहा है. 3 प्रेयर करी उसने. The matter was decreed in favor and the first relief was partly granted to A. The decree was silent as to the other 2 relief. ये क्या होगा? Deemed to be refused. Can A file a second suit No. seeking the further relief? नहीं कर सकता. कौन सा है इसका आंसर? नो देख लेते हैं पहले. ठीक है, नो ही है. ओके, सब में नो, एक ही में नो है, बाकी में तीनों में यस है. बाकी आप चाहे पढ़ लीजिए एक बार. Yes, the bar of the res judicata will not apply since the court did not address the relief. Yes, because it will be assumed the plaintiff will not give a fair hearing. The court has to determine on a case by case basis whether by not addressing the relief. चलो ज्यादा पढ़ने की जरूरत तो है नहीं, यही है इसका आंसर. डीजीएस का क्वेश्चन है. Now a suit of relief, a suit of passive performance of contract is dismissed whether subsequent suit for the compensation for breach of the contract is mentionable. Suit for specific performance of a contract is dismissed whether the subsequent suit for the compensation for the breach of the contract is mentionable. पहले इसने क्या मांगा? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगा, डिसमिस हो गया. अब क्या मांग रहा है? कंपनसेशन फॉर ब्रीच. अलाउड है? No, sir. नहीं होगा. In which of the following case res judicata is not applicable? पर सर जो ऊपर वाला क्वेश्चन था वो ऐसा प्रोविजन सर एसआरए में पड़ा था ना कि जब वो स्पेसिफिक रिलीफ मांगेगा दोनों तो में से कोई मांगेगा. हाँ, दोनों में से कोई एक मांगेगा, दोनों साथ नहीं मांग सकता. ठीक है, दोनों साथ वो नहीं मांग सकता. मैंने आपको एक बात बताई थी, ऐसा नहीं कह सकता मुझे कंपनसेशन भी दे दो और क्या कहते हैं उसको, पोजीशन भी दिलवा दीजिए. दोनों साइमल्टेनियसली एक ही बारी में नहीं मांगेगा. वैसे कंपनसेशन वो मांग सकता है अलग से. In which of the following cases res judicata is not applicable? Consent, compromise decree, dismissal and default. In which of the following cases res judicata is not applicable? दोनों पे अप्लाई नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे डिसाइड नहीं हुई चीजें. Consent and compromise decree इन पे अप्लाई नहीं होगा. A decree shall not be operated as a res judicata when? A decree shall not operate as a res judicata when judgment is passed by the court which does not have such jurisdiction, subject jurisdiction. Judgment is obtained by fraud. Evidence collusive is proven between the party. मिली जुली भगत से जजमेंट आई है, डिक्री आई है, फ्रॉड हुआ है, दोनों तो होंगे ही होंगे. जजमेंट इज पास बाय कोर्ट व्हिच डज नॉट हैव सब्जेक्ट jurisdiction. ठीक है, आंसर इज डी. द प्रिंसिपल ऑफ प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ इज इनकॉर्पोरेटेड. कहां पर है ये? सेक्शन 13 और 14. ठीक है, फॉरेन जजमेंट. उस फॉरेन जजमेंट में ही बात करी गई, इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए. ठीक है, सेक्शन 13 है तो सीपीसी विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट शैल नॉट बी कंक्लूसिव. कौन सी जजमेंट कंक्लूसिव नहीं होगी? जजमेंट नॉट ऑन मेरिट, जजमेंट फाउंडेड ऑन द ब्रीच ऑफ इंडियन लॉ, जजमेंट अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ. ठीक है, सारे ही होंगे. इंटरनेशनल लॉ के विरुद्ध भी नहीं होनी चाहिए, इंडियन लॉ के अगेंस्ट भी नहीं होना चाहिए, और मेरिट पे डिसाइड होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट कोर्ट होनी चाहिए. 6 इसमें ग्राउंड दे रखे हैं सेक्शन 13 में. व्हेन इट वुड बी कंक्लूसिव, व्हेन इट वुड बी बाइंडिंग. ठीक है, कब वो बाइंडिंग हो जाएगी, कंक्लूसिव हो जाएगी, देख लेना आप लोग. ठीक है, पढ़ के जाना ये 6 के 6 पॉइंट्स. फॉरेन जजमेंट कैन नेवर बी कंक्लूसिव, कैन बी conclusive as to any matter indirectly adjudicating upon between the same parties. एक सेकेंड आप वेट करना. ठीक है, कॉल आ रहा है इंपॉर्टेंट.
हाँ जी गाइस, जल्दी से करते हैं खत्म, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या था, फॉरेन जजमेंट जो होती है कैन नेवर बी कंक्लूसिव, can be conclusive as to any matter directly indirectly adjudicated upon between the same parties। कंक्लूसिव होती है नहीं होती है? हाँ जी, it can be conclusive as to any matter directly adjudicated upon between the same party if it has been pronounced by the court of competent jurisdiction। अगर फॉरेन कोर्ट ने कोई जजमेंट पास करी है तो क्या इंडिया में एग्जीक्यूट हो सकती है? बिल्कुल होगी, ठीक है। कंक्लूसिव भी होगी वो, वहां की कोर्ट की, इंग्लैंड की कोर्ट की जो जजमेंट है, इंडिया की कोर्ट उसको इन्फोर्स भी करवा सकती है, प्रोवाइडेड कि फॉरेन की जो कोर्ट है वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, उसने इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट ना जाके बात करी हो और इंडिया के कानून की धज्जियां ना उड़ाई हो, ठीक है। अभी मैं सारे पॉइंट बता देता हूँ। कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिडिक्शन होना चाहिए और वो मेरिट पे डिसाइड होना चाहिए, इनकरेक्ट व्यू नहीं लेना, इंडिया का कानून के अगेंस्ट नहीं जा सकते, नेचुरल जस्टिस को फॉलो करेगी, फ्रॉड नहीं करेगी, ठीक है। फ्रॉड मतलब कोर्ट थोड़ी ना करेगी फ्रॉड, पार्टीज ने फ्रॉड करके फॉरेन कोर्ट से जजमेंट अपने फेवर या अगेंस्ट में ना करवा ली हो। इज दैट क्लियर? ये 6 पॉइंट ध्यान रखने हैं आपको। और इसमें एक चीज और होती है, सर्टिफाइड कॉपी लगाना अपने आप में कंक्लूसिव आई मीन प्रूफ माना गया है, बट दैट इज ऑल्सो रिवर्टेबल, ठीक है। वो चीजें भी ध्यान रखना। और इसमें एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जैसे डिक्री एग्जीक्यूशन की बात करेंगे तो फॉरेन कोर्ट, सपोज कीजिए फॉरेन की जो कोर्ट है, फॉरेन की कोर्ट ने 10 लाख रुपए रिकवर करने थे, ठीक है। फॉरेन की कोर्ट ने 10 लाख रुपए रिकवर करने थे ए के अगेंस्ट। अब फॉरेन की कोर्ट ने 5 लाख रुपए तो रिकवर करवा लिए वहीं पे अपनी फॉरेन कंट्री में अगेंस्ट दी ए इन फेवर ऑफ बी। अब रहिए 5 लाख रुपए, ये 5 लाख रुपए की जो रिकवरी होनी है इस बी की, ए की प्रॉपर्टी जो है वो इंडिया में है, क्या रिकवरी होगी नहीं होगी? हाँ जी, Yes, तो कैसे होगी? sir, through court in कौन सी India. कोर्ट भेजेगी यहाँ पर? तो वहां की जो फॉरेन की जो कोर्ट है, फॉरेन की जो कोर्ट है एक सर्टिफिकेट भेजती है, उस सर्टिफिकेट में ये लिखते हैं कि हमने 10 लाख में से 5 लाख तो रिकवर करा लिए, इंडिया की कोर्ट से 5 लाख रुपए रिकवर करवा के दीजिए इसको, बी को, ठीक है। तो बिल्कुल हमारी क्या होती है, रेसिप्रोकेटिंग स्टेट्स होती हैं ये। अब पढ़ा है नहीं पढ़ा है इतना? Yes, sir. ध्यान में रखना, ये पूछे जा सकते हैं। वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फॉरेन जजमेंट, लेकिन हाँ फॉरेन जजमेंट का सेक्शन 13 बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 इंपॉर्टेंट है, 25, 26 इतना इंपॉर्टेंट है। एग्जीक्यूशन में से तो कम ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आंसर इसका डी है। आगे चलते हैं। वैलिडिटी ऑफ द फॉरेन जजमेंट कैन बी चैलेंज अंडर सेक्शन 13, की जा सकती है, बिल्कुल की जाएगी, सिविल कोर्ट में की जाएगी, क्रिमिनल कोर्ट से क्या लेना देना उनका। नाउ अंडर सेक्शन 13 ऑफ द सीपीसी a foreign judgment can be challenged on the ground of what? Competency of the court, ठीक है, competent court होनी चाहिए, obtained by fraud ये बता दिया अभी आपको, sustaining a claim found in the breach of the law, बिल्कुल चारों में से कोई भी ground हो सकता है। Section of which section of the CPC declare that the court shall presume upon the production of the document purport to be certified copy। मैंने अभी आपको क्या कहा था, shall presume कर मान के चलेगी, अगर फॉरेन कोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी हमने लगा दी है, that the judgment shall be pronounced by the court of the competent jurisdiction unless contrary appear on the record or is proved। that means माना सर्टिफाइड कॉपी हम लगा रहे हैं फॉरेन की, लेकिन that is also रिबटेबल है या नहीं है? Yes. Section 14, Section 14 enacts that the court shall presume upon the production of certified copy of a foreign judgment that such judgment the judgment was pronounced by the court of competent jurisdiction। This presumption is rebuttable है या नहीं है? ये आ गया क्वेश्चन, रिबटेबल। अभी हमारे हो गए हैं सेक्शन 14 तक हो गए हैं, ठीक है। सेक्शन 14 तक हो गए, क्विकली कुछ और सेक्शंस करते हैं, आई मीन आगे के लेक्चर्स को इसको बढ़ाते हैं थोड़ी देर और। तो ये हमारा एक लगभग 150 से प्लस क्वेश्चन हो गए। लेट्स मूव टू द सेकंड वन, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन करते हैं अभी।
स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. इधर आ रहे हैं वाले क्वेश्चंस? जी. ओके, विल डू इट फास्ट जितना जल्दी हो सकेगा. नाउ प्लेस ऑफ सोइंग. प्लेस ऑफ सोइंग आपको ये अब हमने res judicata पढ़ लिया, res judice पढ़ लिया. अब ये भी पता होना चाहिए कौन सी जगह सूट फाइल करेंगे हम. ठीक है, सेक्शन 15 से 20 तक प्लेस ऑफ सोइंग की बात करी है. आगे के सेक्शन में ऑब्जेक्शन की बात करी है, ट्रांसफर ऑफ सूट्स की बात करी है. प्लेस ऑफ सोइंग सेक्शन और इसमें 26 की भी बात करी है. नाउ प्लेस ऑफ सोइंग इज मेंशन इन विच पार्ट ऑफ द सीपीसी. अगर आपने ध्यान दिया होगा सीपीसी के जो सेक्शंस हैं दैट इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? 11 पार्ट्स में डिवाइडेड है. पहले में कोई है पार्ट? प्रिलिमिनरी का कोई पार्ट नहीं है. पहला पार्ट कहां से स्टार्ट होता है? Section 9. सेक्शन 9 से स्टार्ट होता है. इतना भी चीजें भी ध्यान रखनी पड़ती हैं. तो ये पहले पार्ट में कवर हो रहा है. ठीक है. Now under section 15 of the CPC, every suit shall be instituted in. कहाँ से स्टार्ट होगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या लोअर ग्रेड से? लोअर कोर्ट से स्टार्ट होगा. लोअर ग्रेड, नॉट कोर्ट. सेक्शन कौन सा है? 15. ऐसा थोड़ी ना है कि भाई आपका 10,000 रुपए का मामला सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे. अरे 10,000 वाली जो नीचे की कोर्ट है वहां जाएंगे आप. ठीक है. Suit relating to involved property can be filed under section 16 of CPC in such a court within whose local jurisdiction डिफेंडेंट reside वाली बात नहीं की गई है. द डिफेंडेंट, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? इमोरल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं. सेक्शन 16 में कितनी बातें हैं? 6 बातें लिखी हैं. बेरट खोलिए जल्दी से. ठीक है, 6 बातें लिखी हैं. 6 बातों में से जो सिर्फ एफ है उसमें मूवेबल की बात की गई है, बाकी सब में इमूवेबल है. ठीक है. तो यहाँ पे बात कर रहा है in such a court within whose local jurisdiction the defendant resides carrying on a business and the property situated. जहाँ प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहां पर सूट फाइल होगा. सी आंसर हो गया. A suit for the compensation for wrong done to the person to immovable property. Movable property बात की गई है. Where the wrong was done within the local jurisdiction of one court and the defendant reside within the local jurisdiction of another court. कहाँ पे होगा? Can be instituted in the court within local jurisdiction the wrong has been done. ठीक है, जहां पर wrong हुआ वहां तो हो ही सकता है. जहां पर immovable property है वहां तो हो ही सकता है. और कहाँ हो सकता है? Can be instituted with the court within local jurisdiction the defendant resides, या defendant रहता है. तो आंसर इज सी हो जाएगा. और सी इसलिए क्योंकि यहाँ पर प्लेंटिफ चूज कर सकता है क्योंकि इसके पास दोनों ऑप्शन है. इज दैट क्लियर? अब बेरेट को पढ़ लेना ध्यान से. सेक्शन 16 को देखो, एक चीज ध्यान रखना, सेक्शन 16 से 20 तक क्वेश्चन यहाँ से आने के चांसेस जरूर है. बहुत अच्छा क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, आते हैं क्योंकि बेस है, आधार है. Now, which of the following statement is true? Suit for the recovery of immoral property shall be instituted in the court in whose jurisdiction the property is situated. The party suit for the partition of immoral property shall be instituted in the court in whose jurisdiction the defendant resides or personally work for the gain. Conceptual clarity देता है ये. इसमें क्या पूछा गया है? A suit for the recovery of immoral property. Recovery of immoral property को हमने रिकवर करना है. अरे जब हमने रिकवरी ऑफ इमोरल प्रॉपर्टी है, जहां प्रॉपर्टी सिचुएटेड है तो वहीं तो सूट फाइल करेंगे. ठीक है, वो जहां पे वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहीं पे सूट फाइल करेंगे. डिफेंडेंट कहाँ रहता है, कहाँ काम करता है. और सूट फॉर द पार्टीशन की अगर हम बात करें, सूट फॉर द पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट इन हुज जुरिडिक्शन द डिफेंडेंट रेसिड्स और वर्क फॉर अ गेन. अगर सूट फॉर पार्टीशन की बात करें, अगर पार्टीशन की बात करें, मान के चलते हैं एक प्रॉपर्टी दिल्ली में है, एक प्रॉपर्टी मुंबई में है. ठीक है, तो ये मामला कहाँ फाइल होगा सूट? हाँ जी, मुंबई में, दिल्ली. दिल्ली भी हो सकता है, मुंबई भी हो सकता है. अच्छा एक बात बताओ, दिल्ली में तो 1000 गज का प्लॉट है उसका, मुंबई में 100 गज का है, कहाँ फाइल होगा? सर इट इज इररिलेवेंट. दोनों jurisdictions में से किसी में भी हो सकता है. तो इससे क्या फर्क पड़ता है 100 गज हो 1000 गज हो? इवन एनी पार्ट. तो दिल्ली में अगर 1000 गज का है, चाहे मुंबई में 100 गज का, तो मुंबई में भी फाइल किया जा सकता है. तो इसका आंसर, लेकिन ऊपर वाले का आंसर है ए. आगे चलते हैं. विच सूट, अब सूट फॉर द पार्टीशन इमोरल प्रॉपर्टी शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट वेयर. कहाँ पे इंस्टीट्यूट होगा? पार्टीशन की बात कर रहा है जहां पे सब्जेक्ट मैटर प्रॉपर्टी सिचुएटेड होता है. ये कहाँ पे लिखा है? सेक्शन 16 में
सेकेंड एंट्री होगी मेरे ख्याल से, हाँ ठीक है, बी में लिखा है, ठीक है, 6 का बी। इनको सीक्वेंस में याद करना है आपको, ए बी सी डी ई एफ सारे याद होने चाहिए। ए में क्या है, रिकवरी ऑफ इमॉल प्रॉपर्टी, फिर पार्टीशन, थर्ड फॉरक्लोजर, सेल और रिडम्पशन, फोर्थ अदर राइट और इंटरेस्ट इन इमॉल प्रॉपर्टी, फिफ्थ रॉन्ग टू इमॉल प्रॉपर्टी, अगर इमॉल प्रॉपर्टी टॉर्च कर दिया है, ठीक है, और लास्ट वाला एफ है मोल प्रॉपर्टी। अब आता है प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन द सूट इन रिस्पेक्ट टू द इमॉल प्रॉपर्टी सिचुएटेड विद इन व्हिच सेक्शन, ठीक है, प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ द इमॉल प्रॉपर्टी सिचुएटेड विद इन द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द डिफरेंट, अच्छा डिफरेंट कोड पूछा गया है, अच्छा डिफरेंट कोड पूछा तो 17, अगर अनसर्टेन लिखा है तो 18, ठीक है, अनसर्टेन लिखा है तो 18, प्रोवाइडेड जो अनसर्टेन डिफरेंट कोड है, डिफरेंट कोड में एक बहुत अच्छी प्रोवाइजो लिखा है, अगर ध्यान दोगे तो, कि जो कोड है वो भी कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, ठीक है, वो कोड कॉम्पिटेंट होना चाहिए, प्रोवाइडेड में लिखा है ना, प्रोवाइडेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट द एंटायर क्लेम इज कॉग्निजेबल बाय सच क्लेम, वर्ड लिखा है एंटायर क्लेम। अब बहुत डिटेल में मैं जाऊंगा तो एक क्लास कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ एंटायर क्लेम क्या होता है। मानो यहाँ पे 10 लाख की प्रॉपर्टी है, दूसरी जगह 10 लाख की प्रॉपर्टी है, एक जगह 15 लाख की, टोटल मिला के हो गया 35 लाख, लेकिन जिस कोर्ट में हम गए हैं उसका जुरिडिक्शन सिर्फ 20 लाख का है, तो क्या डिसाइड कर सकती है वो कोर्ट? आंसर इज नो। समझ में आ गया? Yes, sir. बहुत जल्दी में हूँ, ठीक है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। A suit for the partition of the property situated in different cities, suit for the partition of the property situated in different cities, अगर अलग अलग सिटीज में है, अलग अलग सिटीज में पार्टीशन की प्रॉपर्टी है, तो कहाँ सूट इंस्टीट्यूट होगा? कैन बी इंस्टीट्यूट इन द सिटी वेयर एनी प्रॉपर्टी आर सिचुएटेड। अब इसको आप गलती तो 100% करते ही करते हैं इसमें से क्वेश्चन, इसलिए आप सारे पढ़ लीजिए इसके ऑप्शन, पढ़िए एक बार ऑप्शन सारे। सेपरेट सूट हैव बीन फाइल, ऐसा तो होता नहीं है भाई, पार्टीशन का सूट है तो सारी चीजों को देखेगी ना कोर्ट, कहाँ कहाँ है तुम्हारी प्रॉपर्टी बताइए, तो सेपरेट सूट थोड़ी ना है, ऐसे तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सूट हो जाएगा, ए तो आंसर हो ही नहीं सकता। बी पे आते हैं, कैन बी इंस्टीट्यूटेड इन अ सिटी वेयर मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉपर्टी, अभी बताया दिल्ली में 1000 गज का प्लॉट, मुंबई में 100 गज का, अरे तो मुंबई में भी स्टार्ट हो सकता है। कैन बी इंस्टीट्यूटेड वेयर द डिफेंडेंट और एनी ऑफ देम रिसाइड, ये बात तो की ही नहीं गई है, हटाइए इसको। अच्छा एक बात बताइए, सूट जो फाइल करने की बात होती है, सूट जो इंस्टीट्यूट करने की जो ऑप्शन होता है वो किसके पास होता है? प्लेंटिफ के पास होगा, लेकिन जहां प्लेंटिफ रिसाइड करता है क्या वहां सूट फाइल करने का आपने कोई सेक्शन पढ़ा है? It's 20 नहीं, जहां प्लेंटिफ रिसाइड करता है, प्लेंटिफ रिसाइड करता है, डिफेंडेंट नहीं, वर्ड का खेल है सारा, ठीक है। तो प्लेंटिफ कभी भी कानून में प्लेंटिफ जहां रहता है, अगर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है तो कर सकता है कि प्लेंटिफ दिल्ली में ही रहता है, दिल्ली में प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, तब तो वो दिल्ली में ही करेगा। लेकिन प्लेंटिफ रहता है मुंबई में, प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, प्रॉपर्टी सिचुएटेड कहां पर है? प्रॉपर्टी एक बार बना ही लेते हैं, प्लेंटिफ रहता है दिल्ली में, प्रॉपर्टी सिचुएटेड है मुंबई में, डिफेंडेंट रहता है मुंबई में, कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ कलकत्ता में, ठीक है, कोलकाता, कोलकाता मुंबई, और ये क्या है, ये इसको मुंबई हो गया, ये कोलकाता हो गया, और इसको हम लगता है बैंगलोर, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 4 जुरिडिक्शन हो गए, प्लेंटिफ दिल्ली, डिफेंडेंट बैंगलोर, एंड जो कॉन्ट्रैक्ट बना वो मुंबई में, और ये कोलकाता में कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ। कहाँ सूट फाइल होगा? हाँ जी, सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। प्लेंटिफ रहता है दिल्ली में, कॉन्ट्रैक्ट प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में जो हुआ वो मुंबई में हुआ, मुंबई में, और जो डिफेंडेंट है वो रहता है बैंगलोर में, ठीक है। और अल्टीमेटली जो बीपी और बी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उसका एग्जीक्यूशन होना था कोलकाता में, डिलीवरी ऑफ द गुड्स होना था कोलकाता में। कोलकाता में गुड्स जो है वो खराब पहुंचे, पेरिशेबल नेचर के पहुंच गए, सड़े हुए, तो कॉज ऑफ कहां पर सूट इंस्टीट्यूट होगा? सर इधर बैंगलोर और कोलकाता।
हाँ जी, सर इधर कोलकाता, बैंगलोर और कोलकाता। कोलकाता, बैंगलोर, मुंबई कहाँ है? सर मुंबई भी तो आएगा जहाँ पे हाँ जी, तीनों। मुंबई नहीं होगा यामिनी? अरे मुझे सर चीज इतनी मुंबई तो बताइए। वो है ना जहाँ पे प्लेंटिफ दिल्ली रहता में है। रहता है ना प्लेंटिफ। अरे मुंबई प्लेंटिव दिल्ली में रहता, पी दिल्ली लिखा है ना। सर फिर मुंबई में क्या हो रहा है? मुंबई में कॉन्ट्रैक्ट बना। अच्छा, नहीं सर वहां नहीं होगा क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन जहाँ राइज हो रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट मेड हुआ वहां पे नहीं होगा। सर अकॉर्डिंग मुझे टू सेक्शन मुझे 20 तो होगा ना मुझे जहाँ पहले एक पे बात बताइए भाई, दिल्ली में होगा नहीं होगा? प्लेंटिव तो दिल्ली नहीं में होगा, रहता है। नहीं होगा सर। नहीं होगा प्लेंटिफ, पक्का? यस सर। दिल्ली में नहीं नहीं होगा, किसी भी हालत में नहीं होगा, ठीक है, बड़ा काटा। दिल्ली में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कानून में एक बात है, अरे अगर प्लेंटिव दिल्ली में रहता है तो जो डिफेंडेंट कहीं और रहता है तो जानबूझ के फ्रिवलेस केस फाइल कर देगा, नहीं तो अपनी जगह पे डिफेंडेंट को परेशान करने के लिए डाल देगा 4-5 केस, डिफेंडेंट आता रहेगा बार बार। इसलिए लॉ में प्रोविजन है, डिफेंडेंट क्या रहता है, रिसाइड करता है, वो तो है। कहीं आपने पढ़ा है प्लेंटिव रिसाइड्स करता है, वहां सूट फाइल किया जा सकता है? आंसर इज नो, ठीक है। बट एक जगह आपने सुना होगा वुमेन के केस में, मैरिटल हाँ मैटर्स, जी, जहाँ यस। पे वाइफ होती है ना, शादी हुई हो, बाद में शादी के बाद डाइवोर्स की बात चल रही है, तो जहाँ पे वुमेन रिसाइड करती है, कुछ कानून तो हमने वुमेन के फेवर के ही बना रखे हैं, सीधा सीधा। अगर हम सेक्शन 56 की बात करें सीपीसी के, कौन बताएगा क्या है? अरे सर कौन सेक्शन सा? 56, सेक्शन 56 सर स्क्रीन पे मनी नजर नहीं आ रहा क्या वैसे जो मैं लिख रहा हूँ? विजिबल है स्क्रीन? यस सर। सर मनी Yes, sir. It's visible. क्योंकि मुझे लगा भाई आपने भी, यामिनी ने पूछा था ना, डिफेंडेंट प्लेंटिफ दिल्ली में रहता नहीं सर वो रहता ना है। ऊपर कोने पे लिखा है ना तो वहां पर वो बने आ जाते हैं आइकन वगैरह। अच्छा, आइकन आ रहे बने हुए, अब ठीक है। हाँ सर अब ठीक है। 56 मनी डिक्री कैन नॉट यस बी। अब मनी डिक्री को एग्जीक्यूट करने में वुमन को अरेस्ट और डिटेंशन होगा? नहीं होगा। तो कुछ ऐसे कानून है जो थोड़ा वुमेन को फेवर देते हुए बनाए हुए हैं, हटने चाहिए वैसे। आजकल तो वुमेन ऐसी भी है ना जो पैसा लेके भाग जाती है। चलिए कोई बात नहीं। तो अब मेरा कहना है भाई, प्लेंटिफ जो है दिल्ली में रहता है, दिल्ली में तो इंस्टीट्यूट होगा ही नहीं। कॉज ऑफ एक्शन जहाँ राइज हुआ वहां पर हो सकता है। और ये जो हमारा डिफेंडेंट साहब है, क्या नाम है इनका, बैंगलोर में रहता है, बैंगलोर में भी हो सकता है, ठीक है। और इसमें फिर हम ये देखते हैं कि कॉज ऑफ एक्शन उसका प्रिंसिपल प्लेस कहाँ पर है, वो सारी चीजें देखते हैं। अब ये सारे क्वेश्चन है डिटेल्ड के हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। बट मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या प्लेंटिफ जहाँ रिसाइड करता वहां होगा नहीं होगा? आंसर इज नो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्विकली। कौन सा क्वेश्चन था ये? सर मुंबई में होगा कि नहीं होगा, मतलब मुंबई वहां भी में कर भी हो सकते हैं? सकता है, जहाँ कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हुआ था, जहाँ कॉन्ट्रैक्ट बना था, वहां तो हो ही सकता है। ठीक है। अब ये कौन सा क्वेश्चन है? 8, अ सूट फॉर द पार्टीशन, हो गया क्या ये? ओके, तो हो गया। Now where the local limits of the jurisdiction of the court are uncertain, where the local limits of the jurisdiction of the courts are uncertain, section 18. 18. Section 18 of the CPC provides for the place of institutional suit in respect of the immovable property where the property is situated in the jurisdiction of the one court. Section 18 क्या कहता है? Place of institutional suit in respect of the immovable property where the property is situated in the jurisdiction of the one court. Place of the institutional suit in respect of the immovable property where the property is situated in the jurisdiction of different court. Different court है। आगे और पढ़ लेते हैं। The place of institution of the suit in respect to immovable property where the local limits of jurisdiction of, okay 17 है, तो हम पूछ रहे 18 है, 18 uncertain, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। Now an immovable property held by Y, थोड़ा बड़ा करते हैं इसको। An immovable property held by Y is situated at भोपाल, ठीक है। प्रॉपर्टी कहाँ है? Y की भोपाल में है। And the wrongdoer पर्सनली वर्क फॉर द गेन एट इंदौर, जिसने इस प्रॉपर्टी पे, इमोल प्रॉपर्टी पे गड़बड़ करी है, वो कहाँ रहता है? वो रहता है इंदौर में। A suit to obtain compensation for the wrong to the property may be instituted, दोनों जगह हो जाएगा ये तो, भोपाल और इंदौर दोनों जगह हो सकता है, ठीक है।
सी आंसर होगा। A suit shall be instituted in a court within the local limits of the whose jurisdiction. A suit shall be instituted in a court within the local limits of whose jurisdiction the plaintiff resides. Stamp paper ऐसा तो कुछ पढ़ा ही नहीं. Where no cause of action the part, ये भी नहीं है. Where the cause of action wholly or partly arise. Suit shall be instituted in the court within the local limits of whose jurisdiction. ठीक है. Plaintiff resides कहीं होता ही नहीं है. तो आंसर इज डी. ठीक है. मोहन रेसाइड्स इन मुंबई, बीट सोहन, सोहन को मारता है. ये कहां से आया, कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा सेक्शन है ये? 19 होगा ये. ठीक है. मोहन रेसाइड्स इन मुंबई, बीट सोहन इन दिल्ली. सोहन में सू, मोहन कहां पे कर सकता है? दोनों जगह में कहीं पे भी कर सकता है, जहां उसकी पिटाई हुई या फिर जहां डिफेंडेंट रेसाइड करता है. मोहन रेसाइडिंग इन मुंबई, बीट सोहन. मोहन का रहता है ये मुंबई में, इसने पीट दिया सोहन को दिल्ली में. मोहन मुंबई का है, दिल्ली में पिटाई करी है इसने. सोहन में सू मोहन, सोहन में सू मोहन कहाँ कर सकता है? इधर इन मुंबई और दिल्ली. ठीक है, दोनों जगह आएगा. सिंपल सा क्वेश्चन है. हाँ जी गाइस, आर यू देयर? A suit for Yes, sir. damages for the breach can be filed at a place. Suit for damages for a breach of the contract can be filed. अब ये breach की बात कर रहे हैं, where the contract was executed. ठीक है, where the contract was to be performed, where the plaintiff reside. ये नहीं होता है. यामिनी आंसर मिल गया. Yes, sir. ठीक है, अगर ब्रीच हो गया ना, सूट फॉर द डैमेज, मैंने कहा गुड्स नहीं भेजे उसने, कलकत्ता जाने थे नहीं भेजे, तो ब्रीच कैन बी फाइल एट अ प्लेस जहां पे एग्जीक्यूट हुआ, मुंबई. ठीक है, और द कॉन्ट्रैक्ट वाज टू बी परफॉर्म, कहां? कोलकाता जाना था गुड्स, तो मुंबई और कोलकाता दोनों जगह हो सकता है. ए रेसाइड्स इन मुंबई, पब्लिश स्टेटमेंट डेफेमेटरी अगेंस्ट बी. वेयर कैन बी फाइल अ सूट फॉर द कंपनसेशन अगेंस्ट ए. जहां पर ए रहता है, ए रेसाइडिंग मुंबई पब्लिशेस स्टेटमेंट डेफेमेटरी अगेंस्ट बी इन दिल्ली. ए जहां रहता है मुंबई में रहता है, तो मुंबई में भी हो सकता है. ठीक है, मुंबई में भी होगा क्योंकि ये डिफेंडेंट है ना ये. तो इज दैट क्लियर? वेयर बी कैन फाइल अ सूट फॉर द कंपनसेशन अगेंस्ट ए, तो दोनों होगा, दिल्ली और मुंबई. क्लियर है? Yes, sir. सेक्शन Yes, sir. 20 ऑफ द सीपी डज नॉट अप्लाई टू व्हाट? किस पे अप्लाई नहीं होगा? आर्बिट्रेटर प्रोसीडिंग पे अप्लाई नहीं होगा, सिविल प्रोसीडिंग पे अप्लाई होगा. ध्यान रखना ये. ए सप्लाई गुड्स फ्रॉम द दिल्ली टू बी एट मुंबई. दिल्ली से गुड्स की सप्लाई हो रही है मुंबई. अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच प्रोवाइड्स कोर्ट इन द मुंबई वुड हैव जुरिडिक्शन टू डील विद द डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ दिस एग्रीमेंट. अगर इसमें दोनों के बीच में दिल्ली से मुंबई के गुड्स के एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि मुंबई का ही कोर्ट जुरिडिक्शन होगा. ठीक है, ए सूज बी इन दी कोर्ट एट दिल्ली, लेकिन ए ने मामला कहाँ कर दिया? दिल्ली में इंस्टीट्यूट कर दिया फॉर द आउटस्टैंडिंग बैलेंस. अब आप मुझे बताइए, इसका आंसर तो शायद आपने देखा या नहीं देखा, बताइए. चलो कम ऑन, रीजन के साथ बताना. कोर्ट वुड नॉट एडमिट द प्लेंट ओइंग टू द जुरिडिक्शन क्लॉज इन कॉन्ट्रैक्ट. The suit would be admitted and only if B raises an objection to the jurisdiction of Delhi would court determine the same. B can prefer an appeal. B prefer कर सकता है appeal against the order of the admission of the suit in order in the court at Delhi. B can approach the Delhi court for the transfer. Transfer की तो बात आएगी नहीं. चलो बताइए क्यों है इसका आंसर B? Sir, if both the parties are agreeing to it, then they can choose from the court having jurisdiction. दोनों चूज कर सकते हैं, एग्रीमेंट में लिख सकते हैं, बट उसमें क्या वर्ड लिखना पड़ता है? ओनली. क्या लिखना पड़ता है? अलोन. अगर ये नहीं लिखा है, अगर ये नहीं लिखा है तो ए क्या दिल्ली में फाइल कर सकता है? आंसर इज यस, दिल्ली में करेगा. अब दिल्ली में जब सूट फाइल करेगा, वुड बी एडमिटेड एंड ओनली इफ बी रेजेस एन ऑब्जेक्शन टू द जुरिडिक्शन ऑफ दिल्ली. अगर कोर्ट ने एडमिट कर लिया है, बी आएगा अपना WS लेकर, तो बी रेज करेगा ऑब्जेक्शन, देन ओनली द जो है वहां पे फिर ऑब्जेक्शन उठ के दिल्ली की कोर्ट डिसाइड करेगी.
ठीक है। अदरवाइज अगर यहाँ ओनली लिखा होगा तो ये मुंबई में ही इनिशिएट होना चाहिए था, अगर ओनली नहीं लिखा तो उसका इम्पैक्ट बहुत अलग हो जाता है। ठीक है, ओनली लिखना जरूरी होता है, ओनली या अलोन मुंबई। क्लियर है? Now which of the following is the basis of the jurisdiction of the court? सब्जेक्ट मैटर भी होता है, पेक्यूनरी वैल्यू भी है, लोकल लिमिट भी। अच्छा, सब्जेक्ट मैटर और इसमें लोकल लिमिट्स का फर्क पता है आप लोगों को? सब्जेक्ट मैटर होता है भाई, अगर कंज्यूमर का मामला है, कंज्यूमर कोर्ट का मामला है तो कहाँ जाएगा? कंज्यूमर से संबंधित तो कंज्यूमर फोरम में जाएगा। अगर वो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल का मामला है, लेबर से रिलेटेड है तो लेबर कोर्ट में जाएगा। ट्राइब्यूनल का मामला है तो ट्राइब्यूनल में जाएगा। इसको बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर। कौन सा मामला है, कहाँ जाएगा, विषय वस्तु। ठीक है, चलो थोड़ा सा क्विकली करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ सीपीसी प्रोवाइड दैट द ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग द टेरिटरी ऑफ द पेक्यूनरी हैज टू बी रेज्ड एट द फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी। अगर आपके पास, आपको पता है कि इस कोर्ट के पास जुरिडिक्शन नहीं है तो जितना जल्दी हो उतना जल्दी ऑब्जेक्शन लगा दीजिए। सेक्शन कौन सा है? 21। ठीक है, और ऑब्जेक्शन एज टू द प्लेस ऑफ सुइंग शैल बी अलाउड इन द कोर्ट ऑफ द फर्स्ट इंस्टेंस इन द एसेंस ऑफ सेक्शन 21। जितना जल्दी हो उतना जल्दी। अगर आप देरी हो गई और उस मामले में अपील हो गई या रिविजनल कोर्ट में चला गया तो कोर्ट डिसाइड करे, कोर्ट सुनेगा आपकी बात, मना कर देगा। बट ध्यान रखना, कौन सी? पेक्यूनरी और टेरिटोरियल जुरिडिक्शन को लेकर। इट इज नॉट डीलिंग विद द सब्जेक्ट मैटर। आपको जितना जल्दी हो उतना जल्दी करना पड़ेगा। सेक्शन 21, द चूज द ट्रू स्टेटमेंट एंड द अबाउट द प्रपोजिशन। कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? All the objection with respect to the place of the suing must be taken in the court of the first instance at the earliest opportunity. बिल्कुल ठीक है। And in all the cases where the issues are settled at or before, as it is line लिखी हुई है बेरेट में, objection with respect to the place of the suing can not be allowed after the settlement of issue. Allow नहीं किया जाएगा? अरे किया तो जाएगा। Objection as to the competency, objection as to the, एक मिनट दूसरा दोबारा पढ़ते हैं। ऑब्जेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द प्लेस ऑफ सुइंग कैन नॉट बी अलाउड। ओके, कैन नॉट बी अलाउड किया जा सकता है तो ये गलत लग रहा है। ऑब्जेक्शन एज टू द कॉम्पिटेंस ऑफ द कोर्ट विद रेफरेंस टू द पेक्यूनरी लिमिट ऑफ इट्स जुरिडिक्शन may be allowed even after the settlement of its issues if there has been a consequential failure of justice. अगर सपोज कीजिए कोर्ट है जिसके पास जुरिडिक्शन है 5 लाख रुपए तक का मामला सुनने का, अगर वो 10 लाख तक का सुन देती है तो ये तो ऑब्जेक्शन बाद में भी रेज हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर ये वाला गलत है। 2, 1 and 3 ठीक है। 1 and 3 ठीक होगा। 1 and 3 ठीक है, सी आंसर है। ठीक है, फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं होना चाहिए। अरे कोई कोर्ट 10 लाख का मामला सुना रही है और सुना सकते हैं 5 लाख का, कितना बड़ा ग्रॉस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो जाएगा। अंडर विच प्रोविजन ऑफ द सीपीसी is a suit to set aside the decree on the ground of the lack of territorial jurisdiction barred. कौन सा सेक्शन है? ये बाद में ऐड हुआ था, बी है। ठीक है, बेरेट देख लीजिए अब अपना। ठीक है, प्लेस ऑफ सुइंग। नाउ सेक्शन 21 डील्स विद व्हाट? पेक्यूनरी और टेरिटोरियल है, सब्जेक्ट मैटर नहीं है, मैं आपको बता चुका हूँ। और ये प्रोबेट एडमिरैलिटी तो है भी नहीं। आगे चलते हैं क्विकली। सेक्शन 21 ऑफ द सीपीसी, व्हेन एन ऑब्जेक्शन एज टू द प्लेस ऑफ सुइंग बी टेकन, कब लिया जाएगा? बिफोर द कोर्ट ऑफ द फर्स्ट इंस्टेंस एट द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी पे लिया जाएगा। एनी टाइम नहीं है। कैन बी टेकन इन द अपीलेट और रिवीज स्टेज। फॉर द फर्स्ट टाइम नहीं, फर्स्ट टाइम नहीं है यहाँ पर। लिया जा सकता है लेकिन नॉट एट द फर्स्ट टाइम। अपीलेट कोर्ट उससे पूछेगी ना तुमने ऑब्जेक्शन नीचे वाली कोर्ट में क्यों नहीं रेज किया। ठीक है, तो आंसर इज सी। Now, under the CPC, objection to the jurisdiction as to the place of the suing shall not be allowed by the appellate court or revisional court. Allow नहीं करेगी। कब? Unless such objection was taken earliest opportunity. ठीक है, यहाँ पे भी लिखा in first instance and there has been a consequent failure of justice. तो दो तीन हो जाएंगे। ठीक है, आंसर is D. Under which provision the CPC High Court can transfer any case. High Court transfer कर सकता है केस को। सेक्शन 24, सिंपल से ही। जनरल पावर ऑफ द ट्रांसफर सूट अंडर सेक्शन 24 हैज बीन ग्रांटेड। किसको, किसके बारे में बात की गई 24 में?
हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दोनों है, ठीक है, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी आंसर हो जाएगा सी। अंडर सेक्शन सीपीसी सुप्रीम कोर्ट के पास कहाँ है, सुप्रीम कोर्ट के पास 25 में पावर है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट तो किसी का मैटर कहीं पे भी ट्रांसफर कर सकती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट का एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट कहीं भी कर सकती है। सेक्शन 25 सीपीसी प्रोवाइड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या कहता है, पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, यही बात करता है। एक बार इन सबको गो थ्रू कर लेना, ये जो बीच के सेक्शन है ना, 22 फिर भी छोड़ देना, चाहे 23 जरूर पढ़ लेना, 23 जरूर पढ़ लेना, ठीक है, 23 पढ़ लेना, क्वेश्चन बन सकते हैं वहां से, इसमें दे नहीं रखा, 23 फिर भी पढ़ लेना। Now by whom can transfer the suit or the proceeding from one state to another shall be to other state be order, कौन करेगा, एक स्टेट से दूसरी स्टेट कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट करेगा। सेक्शन 25 the provision for the institution of the suit is given under which section, 26 में दे रखा है institution of the suit। 26 को हम किसके साथ पढ़ते हैं, ऑर्डर नंबर 4, रूल नंबर 1, डुप्लीकेट की बात की गई है, कॉपीज डुप्लीकेट होगी विद एफिडेविट लगेगी, दोनों सेक्शंस को पढ़ लेना रिलेट करके। लेकिन दोनों में क्या बात करी है, प्रोसीजरल एस्पेक्ट से क्या जरूरी है, एफिडेविट, हाँ जी, तो वो किस में लिखा है, वो ऑर्डर में लिखा होगा, सेक्शन में लिखा होगा, सेक्शन के प्रोवाइजो में, उस सेक्शन में भी लिखा हुआ है, ठीक है। द फैक्ट शैल बी प्रोवाइडेड बाय द एफिडेविट, 2 है, प्रोवाइजो नहीं है सेक्शन का। इन एवरी प्लेन अंडर सेक्शन 26 द फैक्ट शुड बी प्रोवाइडेड बाय व्हाट, एफिडेविट से सिद्ध होंगी। तो ये हमारा आज के लिए इतना काफी है, बिकॉज आई हैव टू गो समवेयर एंड आई विल बी कवरिंग फ्रॉम द समन ऑनवर्ड्स, ठीक है। 3 हमारे पास क्लासेस हैं, दो क्लासेस हो गई है, नेक्स्ट क्लास में सारे कवर हो जाएंगे, ऑलमोस्ट सारे कवर हो जाएंगे। आपको लग रहा होगा 26 से तक क्यों है, लेकिन आगे के सेक्शन में बहुत फिल्टर करके पढ़ना पड़ता है, ठीक है। अभी भी 200 के आसपास 250 क्वेश्चन है, करेंगे कोशिश कल करने की, ठीक है। और लेकिन जितने मैंने कराए इनको एक बार गो थ्रू जरूर कर लेना, देन विल डिस्कस अबाउट टुमारो फॉर द रिमेनिंग सेक्शंस जो हैं।